हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आई क्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और इतिहास की अपनी इस सीरीज में आज मैं एक और नया सेशन आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में। आज हम साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट से जुड़े हुए लगभग सभी एस्पेक्ट्स को, सारे फैक्ट्स और सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइएगा, आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्रीवियस सेशंस को देखिए, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो मैंने एक्सप्लेन किया है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो एक्सप्लेन किया है मॉडर्न हिस्ट्री का, या उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के अन्य जो टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, किस तरह ये सारे जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच, आपको एक सेशन को दूसरे सेशन से जोड़कर चलना पड़ेगा। पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेक श्योर यू वॉच दोज, राइट। पूरे सेशंस आप वो देखें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसके अलावा अगर आप सीएससी एस्पायरेंट्स हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे अगर आप टैप करेंगे, एक एप्लीकेशन आपको मिलेगी, स्टडी आईक्यू की लर्निंग एप्लीकेशन है वो। उस पर आपको एक स्मार्ट कोर्स मिलेगा सीएससी के लिए, जिस पे 1300 से प्लस वीडियोस अवेलेबल हैं। सिलेबस की जो सीएससी मेंस का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड 1300 से प्लस वीडियोस हैं, जिस पे डेली के करंट अफेयर और डेली की डाउट सॉल्विंग अपडेट होती है। डेली के उस पर क्विज होते हैं अपलोड। उसके अलावा बहुत सारा जितना भी पूरा का पूरा पैकेज रहता है सीएससी की प्रिपरेशन का, वो सब कुछ अवेलेबल है उस एप्लीकेशन पे, और आप अपने कंफर्ट जोन पे बैठकर जो है वो सीएससी की तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट बात तो ये है। मेक श्योर यू चेक दैट आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में। आइए सबसे पहले कुछ एक बैकग्राउंड प्रिपेयर करते हैं। साइमन कमीशन का क्या है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, अगर आपने मेरा पिछला सेशन देखा है तो मैंने उसमें बताया था कि 1919 का जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के ऊपर बेस्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 आया था, उसमें प्रोविंशियल डायरकी लाई गई। किस तरह ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड जो है वो मैटर्स अलग अलग किए गए, राइट। और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्रोविंशियल पॉलिटिक्स के सपोर्ट में गया, और किस तरह गांधी जी और उनके सहयोगियों ने 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिजेक्ट करते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो आगे रखा। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वापस ले लेने के बाद 1923 का जो कांग्रेस का सेशन है उसमें स्वराजित जो है वो उनकी जीत हुई, और स्वराजित जो है वो इन काउंसिल पॉलिटिक्स करना चाहते थे। ये एक अलग सेशन है, इसको एक अलग सेशन में कवर किया है मैंने, ठीक है। उसमें आप देखिएगा पूरा का पूरा जो है वो स्वराजित के बारे में एक टॉपिक आएगा, अभी मिल जाएगा आपको आगे, राइट। उस टॉपिक को आप साथ में जोड़ेंगे और फिर जो है वो साइमन कमीशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नॉन कोऑपरेशन, स्वराजित, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, और फिर उसके बाद आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ये पूरी की पूरी कहानी आपकी कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आपको ठीक से याद होने चाहिए, राइट। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रोविजंस थे उसमें और भारतीयों का क्या रिएक्शन था। मैंने सारी चीज़ें जो है वो एक सेक्शन में अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं, ठीक है। नाउ अब देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिखा था, राइट। पहला पॉइंट देखिएगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 had a provision that a commission would be appointed 10 years from date to study the progress of गवर्नेंस स्कीम एंड सजेस्टेड न्यू स्टेप्स। क्या मतलब बना इस बात का कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा गया है, या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, उसके बाद उसमें यह बात मेंशन थी कि 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बिठाया जाएगा, और वो स्टैट्यूटरी कमीशन क्या स्टडी करेगा कि जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं ना 1919 में, उसने कैसा जो है वो काम किया, राइट। क्या वो रिफॉर्म्स एडिक्वेट थे, अगर नहीं थे तो क्या क्या चेंजेस की जानी। दैट मीन्स 1919 के रिफॉर्म्स का 10 साल में उसने क्या काम किया, उस चीज़ की स्टडी करनी है, और भविष्य में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए उस चीज़ को उन्होंने अपनी रिपोर्ट में तैयार करना है, सजेशंस, राइट। इट वाज बोथ एक एनालिसिस करने के लिए भी था कमीशन और एक सजेशन देने के लिए भी था कमीशन। दैट मीन्स 1935 से 1919 के बीच का हिस्सा है साइमन कमीशन, राइट। अंग्रेजों के
अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स कि साइमन कमीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने आपको बोला ना मॉन्टेगू की डिक्लेरेशन क्या बोलती है कि अब हम भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना चाहते हैं जिसको हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे वो हम नहीं बताएंगे आपको, वो हम धीरे धीरे डिसाइड करेंगे। और ये जो स्टैट्यूटरी कमीशन आने वाला था इसको भी यही जो है वो एनालाइज भी करना था और सजेस्ट भी करना था 1919 के बेसिस पर, राइट। एनालाइज करना था कि क्या जो डोमिनियन स्टेटस दिया जाना या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी जानी है भारतीयों को, क्या भारतीय उस चीज़ के लिए तैयार है या नहीं, क्या एडिक्वेट स्टेप्स लिए गए हैं नहीं, और क्या जो है वो आगे स्टेप्स होने चाहिए, राइट। सो आई गेस आप समझ गए होंगे साइमन कमीशन अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स क्या है, वो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसका जो फेलियर है उसको एनालाइज करना है और आगे क्या जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होना चाहिए भारतीयों के लिए टू एस्टेब्लिश अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, राइट। लेकिन ये तो था उनका एजेंडा, मोटिव क्या था, मोटिव भी समझते हैं, ठीक है। लर्न द डिफरेंस बिटवीन एजेंडा एंड मोटिव। नेक्स्ट चीज, an all-white 7-member Indian Statutory Commission, popularly known as Simon Commission after the name of its chairman Sir John Simon, was set up by British government under Stanley Baldwin, कंजर्वेटिव था जो प्राइम मिनिस्टरशिप, ऑन नवंबर 8 1927। द कमीशन वाज टू रेकमेंड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये सारे पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या बोला है कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन आना है और उसके लिए घोषणा की गई नवंबर 8 1927। घोषणा किसने करी, स्टैनली बाल्डविन ने। साइमन, उस स्टैट्यूटरी कमीशन का नाम साइमन कमीशन क्यों रखा गया, क्योंकि उसका चेयरमैन जो है वो सर जॉन साइमन था। स्टैनली बाल्डविन कौन है, प्राइम मिनिस्टर था उस समय का, कहां का, इंग्लैंड का। और स्टैनली बाल्डविन जो है वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, कंजर्वेटिव पार्टी से। लेकिन आपने ध्यान देना है 1919 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, साइमन कमीशन की घोषणा हो गई 1917 में। तो ऐसा क्या हुआ कि 2 साल पहले ही उनको घोषणा करनी पड़ गई। तो जो हुआ है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी इलेक्शन हारने वाली थी क्योंकि आगे आने वाले 2 साल के भीतर जनरल इलेक्शन होने वाले थे इंग्लैंड में, और लेबर पार्टी जो है वो बहुत स्विंग में थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। और कंजर्वेटिव पार्टी को ये पूरी उनको आशंका थी कि लेबर पार्टी जो है वो जीत जाएगी। और कंजर्वेटिव पार्टी लेबर पार्टी को बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड समझती थी, और लेबर पार्टी ये प्रोमिस करती हुई आ रही थी कि हम भारत के लिए, भारत के साथ हम जस्टिफिकेशन करेंगे अगर हम शक्ति में आए तो, ठीक है, क्योंकि उनके विचार जो है वो बहुत ज़्यादा लिबरल थे। और कंजर्वेटिव पार्टी की स्ट्रिक्टली ये सोच थी कि भारत जो है वो उनके पूरे कॉलोनियल शासन की बैकबोन है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, भारत से जितनी राशि इकट्ठा करी है अंग्रेजों ने, उसी राशि के दम पर उन्होंने जगह जगह पर कॉलोनियल सेटअप जो है वो पूरी दुनिया में प्रिपेयर किए हैं। दैट मीन्स अगर भारतीय उपमहाद्वीप पर उनकी कॉलोनी उठ जाती है, वहां से अगर उनका शासन खत्म हो जाता है, तो एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है उनके बाकी सब कॉलोनीज को। दैट मींस जो भी सरकार रहेगी इंग्लैंड में, उसकी मंशा ये रहेगी कि भारत में कॉलोनी लंबे से लंबे समय तक चले, और वो किसके कंट्रोल में रहे, मैक्सिमम टाइम ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में रहे, ताकि वहां से जनरेटेड रेवेन्यू सारा ब्रिटेन को मिले पहले, उसके बाद वो डिसाइड करें कि भारतीयों को कितना देना है और अपने लिए कितना इस्तेमाल करना है। सो कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है, यहां पर प्राइम मिनिस्टर हमें देखने को मिल रहा है कंजर्वेटिव पार्टी का स्टैनली बाल्डविन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सर जॉन साइमन वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी। ये 7 मेंबर की जो स्टैट्यूटरी कमीशन बनी थी, इसमें केवल एक था मेंबर जो कि लेबर पार्टी का था, उसका नाम है एटली। और एटली आगे चलकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी बना, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो हमें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीजें ये पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि मैंने बोला ना कि इंग्लैंड में क्या चल रहा है, उन इंग्लैंड में या यूरोप में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका भारत पर सीधा सीधा असर है। आपको भारत की पॉलिटिकल सिनेरियो को समझने के लिए एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट करना पड़ेगा। एज आई टोल्ड यू इन द प्रायर सेशन, यू आर नॉट सिटीजन ऑफ जस्ट इंडिया, यू आर सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड। इस धरती के नागरिक हैं आप, धरती में होने वाली सभी घटनाओं का आप पे असर हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको एक्ट भी करना चाहिए। यहां पर देखिए नवंबर 8 1927, इसीलिए लेबर पार्टी के हाथ में शक्ति ना चली जाए, और लेबर पार्टी जो ये स्टैट्यूटरी कमीशन बिठाएगी तो वो हो सकता है कि भारतीयों को काफी सारी शक्ति जो है वो दे दे, ठीक है।
इसीलिए लेबर पार्टी के आने से पहले पहले ये स्टैट्यूटरी कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया गया। इसीलिए आनन फानन में इन्होंने 8 नवंबर 1927 को पास करवा दिया और सर जॉन साइमन वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टैट्यूटरी कमीशन, हेंस द नेम ऑफ द कमीशन वाज साइमन कमीशन, राइट। अब केवल यही कारण नहीं है, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत में एक बहुत बड़ा फेलियर रहा, उसकी जांच जो है वो ब्रिटेन में बैठी कई सारी कमिटीज ने करी। आइए उन कमिटीज का नाम देखते हैं। पॉइंट देखिएगा, बाय द मिड 1920s द फेलियर ऑफ 1919 एक्ट टू क्रिएट अ स्टेबल इंपीरियल पावर हैड लेड टू सेवरल पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स एंड इंक्वायरीज। पहला है, द ली कमीशन वेंट into the Raj's failure to recruit enough British officers. The Moodyman Commission looked into the deadlock within the diarchic dispensation. The Lilithgow Commission inquired into the crisis of Indian agriculture. Right? क्योंकि 1926-27 में एग्रीकल्चर क्राइसिस हुआ था और फिर 28-29 आते आते जो है वो ग्लोबल लेवल पर मंदी आई थी, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो कुछ जगहों पर शूट कर गया था और पूरी दुनिया में डिमांड घट गई थी, कुछ जगहों पर बहुत कम आ गया था और वहां पर अकाल पड़ गया था। तो एक बहुत बड़ा डिसबैलेंस क्रिएट हो गया था इकोनॉमिक, राइट। सो उसके अलावा जो डायर्किक सिस्टम, जो डायर्की लेके आई थी सरकार, वो डायर्किक सिस्टम जो है वो जैसा प्लान किया था इंपीरियल गवर्नमेंट ने वैसा काम नहीं किया, क्योंकि भारतीयों ने सपोर्ट नहीं किया कुछ खास। ठीक है, मैंने बोला ना भारतीयों ने नॉन कोऑपरेट किया, उस समय नॉन कोऑपरेशन की भावना थी भारतीयों में। तो गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन की वजह से और फिर स्वराजित आय शक्ति में 1923 के बाद, और फिर स्वराजित जो है वो किस तरह, मैंने आपको बोला ना उनकी क्या पॉलिसी थी कि इन काउंसिल पॉलिटिक्स करनी है, और उन्होंने इन काउंसिल पॉलिटिक्स ऐसे करी कि अंग्रेजों को डोमिनेट करने की कोशिश करी। सो दैट मीन्स कंजर्वेटिव पार्टी का ये जो बहुत उन्होंने बोला था कि उन्होंने ब्रिटेन में ऐसे पेश किया था कि भारत में हम भारतीयों के हालात सुधार भी देंगे और अपना नुकसान भी नहीं होने देंगे, कुछ ऐसा उन्होंने पिच किया था आइडिया वहां। क्योंकि जो लेबर पार्टी है वो धीरे धीरे जो है वो वहां के लिबरल लोग, इंग्लैंड के लिबरल लोगों को अपने साइड जोड़ रही थी, और नॉट जस्ट इंग्लैंड लेकिन पूरे यूरोप के जो जितने भी मीडिया है वो सब जो है वो अंग्रेजों को क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद बहुत जो है वो नुकसान हुआ था अंग्रेजों का। ठीक है, युद्ध में खर्चा होता है, अंग्रेजों का बहुत नुकसान हुआ था, और इस दौरान बहुत सारी जो है वो इंडिपेंडेंट प्रिंटिंग प्रेसेस जो है वो निकल गई थी, और युद्ध का विरोध करने वाले, जब भी युद्ध होता है ना तो युद्ध का विरोध करने वाले लिबरल्स जो हैं वो हमेशा वहां पर मौजूद रहते हैं, होने भी चाहिए। युद्ध एक विध्वंसकारी जो है वो घटना होती है, युद्ध की वजह से इकोनॉमी डूब जाती है, बहुत लोगों की जान जाती है, वो तो है ही, राइट, लेकिन इकोनॉमी को सबसे बड़ा खतरा पहुंचता है। तो ये 3 कमीशन बैठे, इन्होंने जो रिपोर्ट दी उससे कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेजर्स हैं उसमें बहुत बड़ा सवाल उठा, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी जो है वो स्टैट्यूटरी कमीशन बनाने की सोची। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड ब्रिंकनहेड। अब इस नाम को आप ध्यान रखिएगा, स्टैनली बॉल्डविन, सर जॉन साइमन, लॉर्ड ब्रिंकनहेड, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम? सो द प्राइम मिनिस्टर वाज स्टैनली बॉल्डविन। सो हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया? वाज लॉर्ड ब्रिंकहेड। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ दैट टाइम? 1921 से 26 तक थे लॉर्ड रीडिंग, और 26 से 31 तक थे इरविन, लॉर्ड इरविन। ठीक है, सो दैट मीन्स जो ये स्टैट्यूटरी कमीशन आएगा इसके लिए जो कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो दोनों वॉइसरॉय के साथ हुई है, और यहां पर एक लेटर हमें लॉर्ड ब्रिंकनहेड का एक स्पेशल लेटर जो है वो हमें लेटर इन्होंने हैंड रिटन लेटर इन्होंने लिखा लॉर्ड रीडिंग को, जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन करी अपनी सिचुएशन कि किस तरह हमें स्टैट्यूटरी कमीशन लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो घटना है कि मैंने जो आपको बताई ना लेबर पार्टी के हाथ में नहीं जाना चाहिए स्टैट्यूटरी कमीशन, ये हमें कहां से पता है? ये हमें पता है जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है लॉर्ड ब्रिंकनहेड, इसने जो पर्सनल लेटर लिखा है, किसको? वाइसरॉय रीडिंग को। उस लेटर में ये जानकारी लिखी हुई थी कि ये लेबर पार्टी को नहीं देना चाहते, और इसलिए हम जल्द से जल्द जो है वो एक स्टैट्यूटरी कमीशन भारत में लेकर आएंगे। ठीक है, सो उसके अलावा एक और, सिंस ही वाज अ कंजर्वेटिव, तो उनका ओपिनियन क्या था कि भारतीय जो है वो इनकैपेबल है, भारतीय शासन नहीं चला सकते, भारतीय जो है वो
नॉट जस्ट इनकैपेबल, कैसे हैं कि वो एक मत नहीं इकट्ठा कर पा रहे, वो एक ऐसा एक मेजॉरिटी फैसला नहीं लेके आ पा रहे कि पूरे भारत में किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, राइट। अंग्रेज जो है वो भारतीयों को हमेशा ये प्रूव करने में लगे रहते थे कि आप जो है वो इन्फीरियर हैं। और यहां पर सवाल क्या था भारतीयों का कि हमें आप जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट या ऑटोनॉमी जो है वो प्रोवाइड करें या डोमिनियन स्टेटस दें, या एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भारत में लेके आए जिसमें मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भारतीयों की हो। इसके जवाब में अंग्रेजों का क्या इसके जवाब में अंग्रेजों का क्या कहना था कि भारतीय आप लोग तैयार ही नहीं हो, आप एक यूनाइटेड फ्रंट पहले तो पेश करो, आप एक मेजॉरिटी जो है वो हमारे लिए हमारे पास लेकर आइए, एक सूडो कॉन्स्टिट्यूशन अपने एंड से, जिसमें जो है वो भारत की जितनी भी लीडिंग जो पार्टीज हैं या जो जितनी भी लीडिंग माइनॉरिटीज हैं उन सब का जो है वो आपके पास एक मत हो, ठीक है। तो इस बेसिस पर उन्होंने बोल दिया कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अभी तैयार नहीं है, हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर देते हैं, ठीक है। और इस मत को पेश करने वालों में से सबसे अग्रणी थे लॉर्ड ब्रिंकनहेड, हु हैड कॉन्स्टेंटली टॉक्ड ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ इंडियंस टू फॉर्मुलेट अ कंक्रीट स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म which had the support of wide section of Indian political opinion. Wide section of Indian political opinion was responsible for the appointment of Simon Commission. So who was responsible for the appointment of Simon Commission? So the name is Lord Birkenhead. और वो क्या था? He was Secretary of State. और प्राइम मिनिस्टर कौन था उस समय? स्टैनली बॉल्डविन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसके विपरीत भारतीयों का क्या रिएक्शन था वो समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, द कमीशन लैंडेड इन बॉम्बे ऑन 3 फरवरी 1928। भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। ऑन दैट डे अ कंट्री वाइड हड़ताल वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड मास रैलीज हेल्ड, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे लैंड किया, पूरा बंबई बंद, ठीक है, दुकानें सारी बंद और सब लोग जो है वो सड़कों पर, बहुत मास लेवल पर रैलीज हुई। नॉट जस्ट बॉम्बे, उस दिन जो है वो पूरे भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स है ना पॉलिटिकल, वहां हर जगह जो है वो इस तरह की रैलीज हुई। फिर उसके बाद जितने भी बड़े बड़े शहरों में साइमन कमीशन गया वहां पर लोगों ने बड़े लेवल पर रैली करी। कई जगहों पर जो है वो जो प्रोटेस्टर्स है उनके और पुलिस के बीच जो है वो झड़प भी हुई, गोलीबारी भी चली और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई। सबसे जरूरी चीज यहां पर हमें देखने को मिली कि साइमन कमीशन के खिलाफ जो एजिटेशन किया भारतीयों ने, उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया यूथ ने, क्योंकि भारतीय यंगस्टर्स के लिए मास एजिटेशन का ये पहला जो है वो स्वाद था। अब यहां पर आप बोलेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी तो यंगस्टर्स जुड़े होंगे, राइट। लेकिन ध्यान से सोचिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज द वेरी फर्स्ट मास एजिटेशन इन इंडिया, ठीक है। नॉट मतलब अपने तरफ का, राइट, अपनी काइंड का, जिस संख्या में बड़ी संख्या में लोग जुड़े थे उस तरीके का पहला मास एजिटेशन था नॉन कोऑपरेशन, राइट। उसके बाद जितने भी छोटे बच्चे थे और वो जैसे जैसे जो है वो एक अडल्ट एज तक पहुंचे और उन लोगों को अब सेकंड टाइम, राइट, उस समय जितने भी छोटे बच्चे थे जिन्होंने देखा मास एजिटेशन होता हुआ, और वही छोटे बच्चे अब साइमन कमीशन के टाइम आते आते जो है वो जब अडल्टहुड तक पहुंचे, उनके लिए ये पहला स्वाद था किस चीज का? मास एजिटेशन का। और एक बहुत बड़ी संख्या में यूथ जुड़ा मास एजिटेशन के साथ, और अगर यूथ जुड़ा मास एजिटेशन के साथ तो यूथ नेता भी जुड़े। और यहां पर दो ऐसे मुख्य नेता हैं जिनकी पॉलिटिक्स चमकी, वो है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने बहुत बेहतरीन करेज से जो है वो लीड किया यूथ, जितना भी यूथ एजिटेशन है उसको, राइट। और पूरे भारत में साइमन कमीशन जहां जहां पर गया, यूथ ने उनको काले झंडे दिखाए, उन मतलब नारेबाजी हुई, हड़तालें हुई, वो सारी चीजें जो भी शांति से, राइट, एक बहुत शांति प्रिय तरीके से, एक बहुत नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो किया गया। किसके खिलाफ? साइमन कमीशन के खिलाफ। और प्रोटेस्ट क्यों था? बिल्कुल सिंपल सा जवाब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन। सभी जितने भी अधिकारी थे इस कमीशन में वो सारे के सारे जो है वो अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। वो भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने आ रहे हैं और उसमें भारतीय नहीं है, ये भारतीयों को मंजूर नहीं था। भारतीयों का पहला रिस्पॉन्स यूनैनिमसली, मतलब मोस्टली जितने भी बड़ी शक्तियां थी पॉलिटिकल, उन सब ने जो है वो रिजेक्ट किया साइमन कमीशन को। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि भारतीय उसमें नहीं थे। उनकी सिंपल सी डिमांड थी कि अगर आपको
भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो इस कमीशन में एटलीस्ट एक व्यक्ति तो भारतीय रखो, आप हमारा पक्ष तो सुनो, हम आपका खुली बाहों से स्वागत करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने ऑल वाइट कमीशन बनाया। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी है इंग्लैंड में और वो भारत को अपनी कॉलोनी बनाए रखना चाहती है, और वो चाहती है भारत में ऐसी पॉलिसीज बनी रहें जिससे भारत जो है वो अगले आने वाले 50-100 सालों तक हमारे शासन के तले रहे। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिए, कांग्रेस का क्या रिस्पॉन्स था। द कांग्रेस सेशंस इन मद्रास, ठीक है, कांग्रेस ने मद्रास में सेशन किया जब 1927 में इंग्लैंड में वहां पर घोषणा हुई कि साइमन कमीशन जो है वो आएगा। उसी साल कांग्रेस का मद्रास का सेशन हुआ दिसंबर 1927 में, जिसमें मीटिंग हुई अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ M.A. अंसारी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, कांग्रेस का मद्रास सेशन 1927 वज किसने प्रिसाइड किया था? तो आपके पास नाम होना चाहिए, M.A. अंसारी ने प्रिसाइड किया था। ठीक है, और यहां पर कांग्रेस ने फैसला क्या किया? कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म। ठीक है, अभी तक साइमन कमीशन भारत नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस तक खबर पहुंच गई क्योंकि टेलीग्राफ व्यवस्था जो है वो आ चुकी थी, राइट। कांग्रेस तक खबर पहुंच गई और कांग्रेस ने जो दिसंबर का सेशन किया उसमें बॉयकॉट कर दिया, किसका? साइमन कमीशन का। नेक्स्ट चीज, मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन है? ठीक है, मुस्लिम लीग हैड 2 सेशंस। अच्छा, पहले ये लिबरल्स ऑफ हिंदू सभा वाला पॉइंट देख लेते हैं, राइट। द लिबरल्स ऑफ हिंदू सभा एंड द मेजॉरिटी फैक्शन ऑफ मुस्लिम लीग अंडर जिन्ना सपोर्टेड द कांग्रेस कॉल ऑफ बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन। अब देखिए, 1916 में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलेगी, मैं आपको कराऊंगा पूना पैक्ट। ठीक है, 1916 में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किस तरह हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली है, अंग्रेज उससे बहुत घबरा गए। फिर मैं आपको जो है वो पीछे से कहानी जोड़ता हुआ आऊंगा कि मुस्लिम लीग की कैसे स्थापना हुई, कैसे मुस्लिम लीग का एक हिस्सा जो है वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, मुस्लिम लीग का दूसरा हिस्सा जो है वो कट्टरपंथ की तरफ जुड़ा रहा, और फिर धीरे धीरे जिस सेक्शन ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था वो भी उस सेक्शन के साथ जुड़ गया, जो कि मतलब एक कॉम्युनल डिसहार्मनी या हिंदू मुस्लिम जो है वो एक सीजम, एक अलग अलग एक सेपरेशन चाहते थे सोसाइटी में, उनके साथ जो है वो मुस्लिम लीग का वो हिस्सा भी जाकर जुड़ गया। तो ये जो तनाव है भारतीयों में 1858 के बाद जो अंग्रेजों ने क्रिएट किया है, माइंड इट, या ऐसा नहीं है कि उससे पहले भारतीयों में तनाव नहीं था या हिंदू और मुस्लिम के बीच में झड़प नहीं होती थी, लेकिन जिस एक्सपोनेंशियल लेवल तक अंग्रेजों ने पहुंचाया है इस आप बोल सकते हैं डिसहार्मनी को, ये जो एक भावनाओं में जो मतभेद आया है भारत में हिंदुओं और मुस्लिम के, इसका श्रेय जो है वो साफ साफ अंग्रेजों को जाता है। और मैं आपको जो है वो फैक्ट्स के माध्यम से ये बात धीरे धीरे प्रूव करूंगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या पैटर्न देखने को मिलेगा कि 1858 के बाद एक सेक्शन जो है वो सोसाइटी का वो हिंदू मुस्लिम जोड़ने में लगा रहेगा, दूसरा अंग्रेज जो है वो हिंदू मुस्लिम में एक गैप जो है वो पैदा करने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह से हमें मुस्लिम लीग जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी, फिर हमें पूना पैक्ट में दोनों पास आते हुए दिखेंगे, खिलाफत मूवमेंट में नॉन कोऑपरेशन में दोनों साथ रहेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो गांधी जी के जेल जाने के बाद 1922 के बाद जो है वो फिर से दंगे भड़केंगे। 1922 के बाद जो है वो 1922 के बाद आप मान के चलिए कि लगातार जो है वो हिंदू और मुस्लिम्स में गैप जो है वो बना रहा। ठीक है, अब यहां पर दैट मीन्स 1922 के बाद भारत में एक जो है वो सद्भावना नहीं है इन दो मेजर सेक्ट्स के बीच में, और उसका असर जो है वो हमें देखने को मिला कहां पर? साइमन कमीशन में। लेकिन इन द स्टार्टिंग फेज जहां पर हमें मुस्लिम लीग बनती हुई दिखी है, उसी से अब देखिए जहां पर नॉर्थ पोल है वहां पर साउथ पोल होगा। पोलैरिटी जो है वो सिस्टम की एक, या नॉट जस्ट सिस्टम लेकिन नेचर का एक बेसिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है कि पोलैरिटी जो है वो जनरेट हो ही जाती है। सो एक साइड अगर कट्टरपंथ इस्लाम में है तो दूसरी साइड कट्टरपंथ हिंदुइज्म में भी आया। तो हिंदू महासभा जो नेशनलिस्ट बने, उनमें से भी जो लिबरल्स थे प्लस जो मुस्लिम लीग्स में जो जिन्ना के साथ थे, उन दोनों ने भी सपोर्ट किया किसका?
बॉयकॉट करने के लिए या कांग्रेस का साथ देने की कोशिश करी, किसमें? टू बॉयकॉट साइमन कमीशन। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मुस्लिम लीग हैड टू सेशंस इन 1927, वन अंडर जिन्ना एट कैलकाटा वेयर इट वाज डिसाइडेड टू अपोज द साइमन कमीशन, द अदर एट लाहौर अंडर मुहम्मद शाफी हु सपोर्टेड द गवर्नमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई कैन नॉट स्ट्रेस मोर कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि किस तरह मुस्लिम लीग ने 1927 में 2 सेशन किए। ठीक है, साइमन कमीशन की खबर जब भारतीयों तक पहुंची तो एक सेशन कांग्रेस का तो दिसंबर में होता ही है सेशन, उन्होंने किया मद्रास में, और उसी साल मुस्लिम लीग ने 2 सेशंस किए, एक किया जिन्ना के अंडर कैलकाटा में और दूसरा सेशन किया मोहम्मद शाफी के अंडर लाहौर में। तो आप यहां पर देखिए, आप ज्योग्राफिकली बटा हुआ एरिया भी देख सकते हैं, राइट। कैलकाटा जो है वो आप बोल सकते हैं बंगाल का क्षेत्र हमेशा से ही, नॉट हमेशा, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये सारी एजुकेशन की पाइनरिंग, वेस्टर्न एजुकेशन की पाइनरिंग, वेस्टर्न आइडियोलॉजी या भारत में नेशनलिज्म की शुरुआत सब बंगाल से आप कह सकते हैं हुई है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने अपना पावर सेंटर जो है वो बंगाल को बनाया और उसके सब्सिक्वेंटली जो है वो सब वेस्टर्न जितनी भी भावनाएं हैं वो बंगाल में पहले प्रोपोगेट करी। ठीक है, सो दैट मीन्स बंगाल का रीजन है वो अभी रिलेटिवली क्या है, ज्यादा लिबरल है एज कंपेयर टू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का रीजन, राइट। सो लाहौर में जो शाफी के अंडर जो मीटिंग हुई है उसने सपोर्ट किया किसका? सरकार का, क्योंकि साइमन कमीशन में बात आगे मैं आपको बताऊंगा साइमन कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी। उसमें वहां पर लिखा है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो राज्य हैं उनको अलग जो है वो स्थापित किया जाए, उनको अलग जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट उनको पावर्स वगैरह दी जाए। वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन देना है या उनके लिए रिजर्वेशन रखना है, माइनॉरिटी में रखना है, मेजॉरिटी में रखना है, वो सारी चीज़ें आगे मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या रिकमेंडेशंस थी साइमन कमीशन की। लेकिन एक सेक्ट ऑफ मुस्लिम लीग चाहता था कि अंग्रेजों के साथ जुड़े और एक सेक्ट ऑफ मुस्लिम लीग नहीं चाहता था कि अंग्रेजों के साथ जुड़े, जो जिन्ना के साथ थे कलकत्ता में जो लिबरल्स थे, और जो शाफी के साथ थे लाहौर में, और जो लिबरल्स नहीं थे या कंजर्वेटिव मुस्लिम्स थे। ठीक है, तो ये हमें साइमन कमीशन के दौरान एक शिज्म जो है वो मुस्लिम लीग में भी देखने को मिला। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, उसके अलावा और कौन कौन जो है वो भारतीय बड़ी पार्टियों में से और कौन कौन सी पार्टीज साथ देना चाहती थी सरकार का, अंग्रेजी सरकार का, यानी साइमन कमीशन का। यूनियनिस्ट इन पंजाब एंड द जस्टिस पार्टी इन साउथ डिसाइडेड नॉट टू बॉयकॉट द कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट सवाल बनता है। उसके अलावा सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस अपसर्ज वाज दैट अ न्यू जनरेशन ऑफ यूथ गॉट देयर फर्स्ट टेस्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। ये मैंने आपको पॉइंट एक्सप्लेन किया ही। इसके सब्सिक्वेंट नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस एमर्ज्ड एज लीडर्स ऑफ दिस न्यू वेव ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि नेहरू जो है ना अभी 1927 में ही वो ब्रसल्स में इंटरनेशनल कांग्रेस अटेंड करके आए थे, उसके बाद वो सोवियत यूनियन भी गए थे, और वहां पर वो सोशलिस्ट आइडिया जो है वो एक नया परसेप्शन जो है वो उनका जनरेट हुआ था, और वो भारत में आए थे उस नए परसेप्शन को लेकर, और स्टूडेंट्स को सोशलिज्म के बारे में पढ़ा रहे थे वो। ठीक है, तो ये सोशलिज्म धीरे धीरे बिल्ड कैसे हुआ और कैसे जो है वो जो नेहरू के साथ जुड़े हुए जितनी भी पॉलिटिकल शक्ति जो है वो हमें आज़ादी के बाद, और सोशलिज्म का डेवलपमेंट इंडिया में, और भारत का फिर यूएसएसआर के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, सोशलिज्म यूएसएसआर में धीरे धीरे खत्म हुआ, फिर भारत ने किस तरह जो है वो यूएस का साथ दिया। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में मैं आपको पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो समझाऊंगा, राइट। बहुत जबरदस्त कहानी है, जुड़े रहिएगा, बहुत मजा आएगा आपको समझने में कि आजादी के बाद क्या क्या घटनाएं घटी हैं, कैसे हुआ है बंदर बाट। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जवाहरलाल नेहरू जो है वो अभी यंग है। ठीक है, सोवियत यूनियन से आए हैं, वो नए नए आइडियाज उनके दिमाग में सोशलिज्म के, और अभी जोश है जो है वो भारत में लीड करने का, और जितने भी यूथ है उसको अपने साथ जोड़ा। दोनों सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों जो है वो सोशलिस्टिक आइडियाज के थे, लेकिन दोनों के सोशलिज्म के आइडियाज में थोड़ा जो है वो डिफरेंस था। ठीक है, वो डिफरेंस क्या था मैं आगे आने वाले सेशंस में आपको समझाऊंगा, धीरे धीरे हम क्लियर करेंगे। हम देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं, राजा राम मोहन रॉय से लेकर
प्रेजेंट तक, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं या हैं, उनकी आइडियोलॉजीज को हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि उनके पॉलिटिकल एस्पायरेशंस क्या हैं, उनकी सोच क्या है। मैं आपकी धीरे धीरे जो है वो इतिहास के माध्यम से पॉलिटी को समझने की जो है वो एक बेसिक जड़ जो है वो क्रिएट करना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपको समझाया भी था कि इस सेशन के माध्यम से मैं सिर्फ केवल आपको इतिहास नहीं पढ़ाऊंगा, इसी सेशन के माध्यम से मैं आपका रूट क्रिएट कर दूंगा पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग का। इसी सेशन के माध्यम से मैं आपको सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग, GS1 का जो सोसाइटी वाला पार्ट है उसकी रूट क्रिएट कर दूंगा। उसके अलावा इसी सेशन के जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट होगा वहां से मैं इकोनॉमी की रूट क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था ना कि इतिहास जो है वो इज द मदर ऑफ ऑल ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। तो इतिहास के अंदर से मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स निकाल कर लाऊंगा। जुड़े रहिए आप। जैसे आज का सेशन है, इसमें जो हम पॉइंट समझने जा रहे हैं ना, इसके माध्यम से बहुत सारी जो चीजें आएंगी, ठीक है, वो हमारे संविधान में भी एंटर हुई हैं। नॉट एग्जैक्टली बट द टर्म्स आर देयर। वो भारत के संविधान के लिए उन शब्दों का अलग मतलब हो सकता है, लेकिन वो शब्दों का इस्तेमाल जो है वो इतिहास में हुआ, राइट, आजादी के संग्राम में हुआ। तो वहां से हम देखते आएंगे कि वही शब्द, लाइक डायरकी का मतलब अंग्रेजी शासन में क्या था, और डायरकी का मतलब भारतीय अभी जो रिपब्लिक इंडिया है इसमें जो है वो क्या है डायरकी का मतलब, ठीक है, क्या डायरकी है या नहीं। बाय कैमरलिज्म का मतलब भारत के लिए क्या है, अंग्रेजों के लिए क्या था। तो ये सारे आइडियाज हैं जो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे और वही पॉलिटी सब्जेक्ट में जनरेट हो जाएंगे, राइट। तो रटना नहीं है, मैंने आपको बोला ना, कॉन्सेप्ट समझना है और फैक्ट्स को पिरोना है, ठीक है। फैक्ट्स आपको अपने आप जो है वो जुड़ते चले जाएंगे, आपको रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा। एक ऐसा लेवल आएगा आपका इतिहास को समझने का कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एक बार क्लियर हो गए ना, फिर तो आपको फैक्ट्स जो है वो बस एक डेली बेसिस पर रिवाइज करने हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, आपको पढ़ने हैं, फैक्ट्स डेली बेसिस पर रिवाइज करने हैं, कुछ भी आपके दिमाग से छूटेगा नहीं, ठीक है। आपको रटना नहीं है कि साइमन कमीशन कब आया, ठीक है, कौन कौन था साइमन कमीशन में, उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटी। आपको कहानी देखनी है कि क्या क्या पॉलिटिकल सिनेरियो थे वहां पे। इतिहास में हम इस समय पढ़ क्या रहे हैं, हम पॉलिटिकल सिनेरियो पढ़ रहे हैं, इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रिटेन का, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, राइट। अच्छा जी, आगे देखिए। सो ये मोहम्मद शाफी, नाम याद रखिएगा, मोहम्मद शाफी के अंडर कंजर्वेटिव मुस्लिम्स और लिबरल मुस्लिम्स किसके अंडर, मोहम्मद अली जिन्ना के अंडर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जर्मिनेशन एंड स्प्रेड ऑफ न्यू रेडिकल आइडियाज ऑफ सोशलिज्म reflected in the emergence of groups such as Punjab Naujawan Bharat Sabha, Workers and Peasants Parties and हिंदुस्तानी सेवा दल कर्नाटका में। ये जो वर्कर्स और पीजेंट पार्टी है ना, ये पंजाब नौजवान भारत सभा की ही थी। नाउ ये जो सोशलिज्म का आइडिया है, जो गांधी, नॉट गांधी बट नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे अन्य कई सारे नेता अपने साथ लेके आए, भारत के जो यूथ है उसके अंदर ये आइडियाज पनपने लगे। अब सोशलिज्म क्या है ये आगे आने वाले सेशंस में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा सोशलिज्म क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब डॉक्टर अंबेडकर एंड साइमन कमीशन, राइट। इसी सारी घटनाओं के बीच में डॉक्टर अंबेडकर का स्टैंड कहां है। Now, Dr. Ambedkar was appointed by the Bombay Legislative Council to work with Simon Commission. ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर अंबेडकर जो है वो जुड़े हुए हैं किसके साथ, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, और बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उनको अपॉइंट किया क्या करने के लिए, कि साइमन कमीशन के साथ काम करना है, आपको साइमन कमीशन की मदद करनी है। तो जो भारत में क्या था, भारतीयों का विवाद क्या था कि भारतीय जो है वो नहीं है किसमें, साइमन कमीशन में। लेकिन यहां पर देखिए डॉक्टर अंबेडकर जो है वो जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर डॉक्टर अंबेडकर को क्रिटिसाइज करते हुए कहा गया है दैट ही वाज अ ब्रिटिश लॉयलिस्ट। वो एक ब्रिटिश लॉयलिस्ट थे, वो भारतीयों के अगेंस्ट थे। लेकिन अगर आप माइक्रो एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि भले ही कुछ जगहों पर हमें ऐसा देखने को मिला है कि दैट ही वाज अ ब्रिटिश लॉयलिस्ट, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो भारतीयों के हित के लिए काम नहीं कर रहे थे। वो अंग्रेजों के साथ जुड़े ही इसीलिए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों का हित हो जाए। और भारतीयों में भी स्पेसिफिकली किनका, भारतीयों में जो डाउन ट्रॉडन्स हैं, जो दलित हैं, उनको एक इंडिपेंडेंट, एक माइनॉरिटी का दर्जा दिलाना चाहते थे वो।
वो चाहते थे कि जो भारत में जो दलित हैं, जो पिछले 2,500-3,000 सालों से जिनकी बहुत ज्यादा दयनीय हालत है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, आज हमें देखने को नहीं मिलता ना। अभी कितने कांड हुए हैं पीछे, लेकिन ये तो बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है जो सलूक किया गया है दलितों के साथ भारत में। अदरवाइज आपको कोई आइडिया नहीं है पुराने जमाने में कितना बुरा जो है वो सलूक किया गया है यहाँ के नेटिव्स के साथ, अगर मैं पुट करना चाहूं इस तरह तो, राइट। तो जो भारत में सो कॉल्ड जो दलित हैं, जो जबरदस्ती जिन लोगों को भारत का दलित घोषित कर दिया और भारत की शूद्र क्लास या अछूत क्लास घोषित कर दी, ताकि सोसाइटी में वो ऊंच और नीच, मैंने बोला ना पोलैरिटी जो है वो स्ट्रांग कब रहेगी, जब अपोजिट जितने जो भी पोल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो, राइट। पॉजिटिव कब पॉजिटिव ज्यादा है, जब नेगेटिव ज्यादा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो पोलैरिटी यानी कि अमीर कब अमीर या श्रेष्ठ कब श्रेष्ठ होगा, जब जो निम्न है वो अछूत हो जाएगा। अगर निम्न अछूत है तो श्रेष्ठ अव्वल तब है, श्रेष्ठ आर्य तब है, ठीक है। तो ये सोसाइटी में मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, गुप्ता पीरियड में मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह बनी है, हम बारीकी से पढ़ते हुए जाएंगे इस चीज को, ठीक है। आपकी सोसाइटी को समझने की एक जो है वो एक बेसिक रीड मैं क्रिएट करूंगा, और हम अंबेडकर साहब के पॉइंट्स भी जो है वो लेकर आएंगे कि इनका क्या मानना था, और भी अंबेडकर जी के समय के ही कंटेम्प्ररी और इनसे पहले के जो लोग थे जिन्होंने लिखा है भारत के अछूतों के बारे में, उन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। बट यहां पर सवाल क्या बनता है, अंबेडकर जी ने क्या किया जब अंग्रेजों ने उनको अपॉइंट किया, राइट। So in October 1928, Ambedkar went before the commission and argued for universal adult franchise for both male and female alike, for provincial autonomy in the provinces and diarchy at the center. अक्टूबर 1928 अंबेडकर जी के ये जो है वो पॉइंट्स थे कमीशन के आगे कि इन 3 चीज़ों को आपको फुलफिल करना चाहिए। आप जो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उनमें ये 3 चीज़ें आप ऐड करेंगे। क्या क्या है, देखिए ध्यान से। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया ना, वोट डालेंगे, सब डालेंगे। सब कौन डालेगा, सारे अडल्ट्स डालेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, देयर क्रीड, देयर कास्ट, देयर रिलीजन, ठीक है, देयर रेस। सो किसी भी तरह का भेदभाव करे बगैर जितने भी अडल्ट्स हैं, अडल्ट्स की उम्र आप सेट कर लीजिए, 18 रखनी है, 21 रखनी है, 25 रखनी है, लेकिन अडल्ट्स, सभी अडल्ट्स को वोट डालने का हक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हो, पर्टिकुलर टाइप की एजुकेशन हो, पर्टिकुलर धर्म हो, पर्टिकुलर जात हो, केवल वही जो है वो वोट कर सकता है, ऐसा नहीं, ठीक है, सभी वोट करेंगे। सो दैट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल अलाइक, फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाए, ऑटोनॉमी यानी कि स्वशासन, ठीक है, प्रोविंसेस जो है वो खुद अपना शासन चला सके। ऐसा ना हो कि कोई अगर फैसला लेना है, मान लीजिए बाढ़ आ गई कहीं पर और कहीं पर बांध बनाना है, तो उसके लिए प्रबंधन चाहिए, पैसा चाहिए, तो सेंटर की तरफ मुंह घुमाना पड़ेगी, भैया पैसा दो, ठीक है। तो प्रोविंसेस के पास बजट तैयार होना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट का। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, अगर डिजास्टर होता है तो उसकी मैनेजमेंट के लिए प्रोविंसेस के पास बजट होना चाहिए और प्रोविंसेस के पास एग्जीक्यूशनरी पावर होनी चाहिए उस बजट को यूज करने की। दैट इज ऑटोनॉमी, ठीक है, वो होगी क्या, ऑटोनॉमी कहलाएगी। खैर, एंड डायरकी एट द सेंटर, डायरकी का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया ना कि 2 सेट ऑफ पावर, 2 सेट ऑफ जो है वो काउंसिल्स बनेंगी और उनके अलग अलग तरीके के जो है वो मैटर्स होंगे फैसले लेने के। सेंटर में कौन है, वाइसरॉय, तो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों जो है वो अलग अलग मैटर्स पर फैसला ले, दिस इज डायरकियल। तो सेंटर में डायरकी मांग रहे थे कौन, अंबेडकर जी। तो मैं इन पॉइंट्स को ऐसे एलिब्रेट करके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यही चीजें आगे आपके, यही जो कॉन्सेप्ट है, यही जो वर्ड्स हैं, ये आप जब पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर भी तो आएंगे। अगर यहीं से आपके प्रिपेयर हो तो पॉलिटी में आपकी मदद हो जाएगी। इन्हीं सब चीजों की समझ अगर आपकी हिस्ट्री से ही बन गई तो पॉलिटी आपको और बेहतरीन तरीके से समझ आएगी ना। ऑन बिहाफ ऑफ बहिष्कृत हितकरणी सभा, राइट, दलितों को क्या कहा, बहिष्कृत समाज भी कहा, किसने, अंबेडकर साहब ने। सो बहिष्कृत हितकरणी सभा,
He submitted a memorandum on the rights and safeguards he felt were required for depressed classes. Depressed classes के लिए rights जो है वो मिलने चाहिए। देखते हैं क्या क्या rights उन्होंने यहाँ पर mention किए। सबसे पहली चीज, अंबेडकर said that there was no link between the depressed classes and the Hindu community. अंबेडकर जी ने सीधी बात बोली कि हिंदू कम्युनिटी अगर डिप्रेस्ड क्लासेस को अछूत मानती ही है तो हम नहीं जुड़ रहे हिंदू कम्युनिटी से, हमें हिंदू कम्युनिटी से अलग कर दो, हमें नहीं जुड़ना। अगर जो हिंदू कम्युनिटी है वो दलितों को, अछूतों को इतना ही बुरा समझती है तो हम अलग हो जाते हैं ना, राइट। हम हिंदू धर्म को ज्वाइन ही नहीं करते, हम एक अलग माइनॉरिटी ग्रुप बना लेते हैं। लेकिन ध्यान से सोचिए, ये बात आपको भी अभी अटपटी लग रही होगी, क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी माइनॉरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, या इस तरह की जो फॉर्मल जो ग्रुप्स होते हैं किसके, कम्युनिटीज के, ये समझ हमारे अंदर अभी धीरे धीरे डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत में जो है वो सेक्युलर जो सिस्टम है वो सबके, जो कानून है भारत का वो सबके लिए बराबर है। ठीक है, वैसे तो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। ठीक है, भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये एक अलग टॉपिक है, उस अलग टॉपिक में मैं आपको डिस्कस करेंगे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। लेकिन फंडामेंटल राइट तो सबके लिए है ना। ठीक है, अगर आप, और माइनॉरिटी वाला जो फंडा है वो हमें, मैं आपको जब वर्ल्ड हिस्ट्री में जो एशिया माइनर वाली जो कंट्रीज हैं उनकी जब सिचुएशन समझाऊंगा तो मैं वहां बताऊंगा कि माइनॉरिटीज का खेल कैसा खेला जाता है पॉलिटिशियंस द्वारा। ठीक है, और वही धीरे धीरे भारत में भी पनप रहे हैं वो बीज। खैर, तो वही माइनॉरिटी क्रिएट करना चाहते थे, इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी, हिंदू कम्युनिटी से अलग करना चाहते थे, राइट। एंड स्टेटेड दैट द डिप्रेस्ड क्लासेस शुड बी रिगार्डेड एज अ डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी। नेक्स्ट चीज, डॉक्टर अंबेडकर डिमांडेड द पॉलिटिकल प्रोटेक्शन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, रिप्रेजेंटेशन ऑन द सेम बेसिस एज मोहम्मदन माइनॉरिटी। अब पॉलिटिकल प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? पहली चीज तो ये कि जो दलित या डाउन ट्रोडन्स हैं, जो बहिष्कृत लोग हैं समाज के, हिंदू समाज के, उनको हिंदू समाज से अलग करके एक इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी बनाई जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, उस इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी को, जैसे आपने 1909 में मुस्लिम कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया, उसी तरह इन दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट आप प्रोवाइड कीजिए। यह बात साइमन कमीशन के आगे रखी किसने? अंबेडकर जी ने। नाउ नेक्स्ट इज द रिपोर्ट ऑफ द साइमन कमीशन डिड ग्रांट रिजर्व्ड सीट्स टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, बट द कंडीशन वाज दैट द कैंडिडेट्स हु वुड टेक पार्ट इन द इलेक्शंस वुड हैव फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट देयर कॉम्पिटेंस एंडोर्स्ड बाय द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या आई? साइमन कमीशन ने अंबेडकर जी की बात को सीरियसली नहीं लिया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर जी की बात को बहुत सीरियसली लिया गया था। मैंने आपको समझाया है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाला टॉपिक नहीं देखा है तो जाइए और जरूर देखिए। ठीक है, तो अंबेडकर जी ने जो कहा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ये बोला गया कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं देंगे, लेकिन रिजर्वेशन दे रहे हैं। किसको? दलितों को, जो सो कॉल्ड, आप जिनको आप दलित कह रहे हैं, अंग्रेजों ने कहा ऐसा डॉक्टर अंबेडकर को, जिनको आप दलित कह रहे हैं उनके लिए हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, रिजर्वेशन दे देते हैं। और उन रिजर्व्ड सीटों पर जो इलेक्ट होने के लिए खड़े होंगे, जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे, उनको पहले जो है वो अपनी कॉम्पिटेंसी चेक करवानी पड़ेगी। जिस प्रोविंस से वो खड़े हो रहे हैं उसके गवर्नर से कॉम्पिटेंसी चेक कराने का मतलब यह है कि क्या वो खड़े होने के लायक भी है या नहीं चुनाव में। ठीक है, तो इस चीज पर अंबेडकर जी भड़क गए और यहां पर जो है वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट में जो है वो बातें जो उन्होंने मेंशन करी थी, जो चीजें वो नहीं, जो है वो उस चीज पे काम नहीं किया साइमन कमीशन ने, जो रिकमेंडेशंस किसने दी थी? डॉक्टर अंबेडकर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब पुलिस का कैसे रिप्रेशन था, पुलिस ने क्या जवाब दिया? ठीक है, साइमन कमीशन आया, भारतीयों ने जो है वो बहुत प्रचंड रूप पे जगह जगह पर जो है वो क्या किए? धरना प्रदर्शन, बहुत जगह पर हिंसा भी हुई। अब मैंने आपको बताया ना, अंग्रेजों को बहाना चाहिए हिंसा का। जैसे ही आप अगर हल्की सी हिंसा करोगे, अंग्रेजों को बहाना मिल जाएगा फोर्स का इस्तेमाल करने का। इसीलिए गांधी जी लगातार बोलते रहते थे कि अहिंसा का हमें जो है वो उपयोग करना है, कभी भी हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि अंग्रेजों को बहाना मिल जाएगा। अगर हमने हिंसा करी तो अंग्रेजों को हमारे प्रोटेस्ट को जबरदस्ती कुचलने का बहाना मिल जाएगा।
मैंने आपको बताया ना, इरविन ने गांधी जी को बोला था कि चुपचाप मान जाइए, नहीं तो मैं बहुत भयंकर फोर्स का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और फिर आगे बाद में जो वायसरॉय आया उसका नाम मुझे आप कमेंट में बताएंगे। उसके बाद जो वायसरॉय आया उसने जो फोर्स का इस्तेमाल भी किया, उस वायसरॉय का नाम क्या था आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट? ठीक है, नॉट इरविन, इरविन नहीं है, इरविन के बाद का वायसरॉय है, नाम बताना है आपको। खैर, पुलिस का रिप्रेशन देखिए, द पुलिस केम डाउन हेविली ऑन डेमोन्स्ट्रेटर्स, देयर वर लाठी चार्जेस नॉट स्पेयरिंग इवन द सीनियर लीडर्स। सबको पीटा उन्होंने। जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत को पीटा गया लखनऊ में। उसके अलावा लाला लाजपत राय को लाहौर में जो पीटा गया है, राइट, उनको लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को जो पीटा गया है, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई नवंबर 17, 1928 को। और जब वो घायल थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि द ब्लोज विच फेल ऑन मी टुडे आर द लास्ट नेल्स ड्रिवन इनटू द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। यानी कि जो मुझ पर मतलब वार किए गए हैं वो एक एक वार अंग्रेजों के ताबूत की कील बनेगा। ठीक है, और बना भी। कैसे बना? क्योंकि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला जो है वो भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स ने लिया जब उन्होंने उसी साल दिसंबर में सॉन्डर्स की हत्या करी। मारना वो चाहते थे स्कॉट को, स्कॉट की किस्मत अच्छी थी कि छुट्टी पे था उस दिन, मार दिया उन्होंने सॉन्डर्स को। ठीक है, लेकिन उसी सॉन्डर्स मर्डर केस में फिर भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी भी हुई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज देखिएगा, इंपैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन ऑन द नेशनल मूवमेंट। हमारे भारत के नेशनल मूवमेंट पर साइमन कमीशन के अपॉइंटमेंट का क्या असर पड़ता है? पहला पॉइंट देखेंगे हम, इट गेव अ स्टिमुलस टू रेडिकल फोर्सेस डिमांडिंग नॉट जस्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस बट मेजर सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन सोशलिस्ट लाइंस। जैसे कि मैंने बोला ना, यूथ जो है वो किसके साथ जुड़ रहा है? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, और ये दोनों ही नेता सोशलिस्ट आइडियाज लेकर आए। तो और इन दोनों ही नेता का मोटो क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मैंने आपको बताया ना, इसके बाद के जो दो सेशन है, मद्रास का 1927 के बाद के 1928 और 1929 के सेशन कहां कहां पर हुए, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया इन दोनों सेशंस के बारे में, और इन दोनों सेशंस में किस किस ने प्रिसाइड किया। इन दोनों सेशंस के आप मुझे प्रेसिडेंट्स के नाम भी बताएंगे कि कांग्रेस के इन दोनों सेशंस में प्रिसाइड किस किस नेता ने किया और ये हुए कहां कहां पर। ठीक है, तो सोशलिज्म की भावना जो है वो सबके मन में थी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज के साथ एक सोशलिस्ट एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो भारत में एस्टेब्लिश हो, यह भावना भी अब धीरे धीरे भारतीय नागरिकों में जाग रही थी। उसके बाद द चैलेंज ऑफ लॉर्ड ब्रिंकनहेड। लॉर्ड ब्रिंकनहेड ने चैलेंज किया था कि भारतीय जो है वो एक यूनानिमस फैसला नहीं ला सकते कि किस तरह का उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। भारतीय जितने भी सेक्ट हैं वो आपस में बहुत ज्यादा बटे हुए हैं। ठीक है, भले ही अंग्रेजों ने बांटा हो। मुस्लिम लीग की स्थापना में मदद करना, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट देना, उसके अलावा सिखों को, एंग्लो इंडियंस को और क्रिश्चियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करना, फिर उसके बाद गांधी जी का जेल में जाना और 154A का गलत उपयोग करना, राइट, और फिर उसके तहत हिंदू और मुस्लिम जो है वो अनेकता भारत में फैलाना। तो ये सारे जो काम किए अंग्रेजों ने, और फिर वो बोलते हैं कि भारतीय जुड़े नहीं हुए। भारतीय लीडर्स इतना मुश्किल से, जो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया, भी ध्यान दीजिएगा कि किस तरह जो है वो बहुत मुश्किल से एक डोमिनियन स्टेटस की मांग पर एकता बनी थी। आप मुझे बताएंगे किस सेशन में बनी थी, कमेंट्स में। ठीक है, गांधी जी ने बोला था कि 2 साल का ग्रेस पीरियड चाहिए हमें, लेकिन यूथ नेताओं ने बोला कि नहीं, ग्रेस पीरियड हम केवल 1 साल का देंगे, उसके बाद हम घोषित कर देंगे कि हम जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छेड़ देंगे अगर आपने हमें नहीं दिया पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आपके जहन में सेट होने चाहिए। सो द चैलेंज ऑफ लॉर्ड ब्रिंकनहेड टू इंडियन पॉलिटिशियंस टू प्रोड्यूस एन agreed constitution was accepted by various political sections and thus prospects for Indian unity seemed bright at that point of time, right? ब्रिंकनहेड ने क्या किया? चैलेंज किया कि तुम यूनिटी क्रिएट नहीं कर सकते। भारतीय नेताओं ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो पेश किया, जब मेजॉरिटी नेताओं ने जो है वो डोमिनियन स्टेटस की मांग को मान लिया था। ठीक है, कमेंट में बताना है किस सेशन में माना है। ठीक है, और उस सेशन का प्रिसाइडिंग लीडर कौन था। नेक्स्ट चीज, when the Simon Commission was announced, the Congress, which did not have any active program in hand, got an issue on which it could once again forge mass action.
गांधी जी की जेल में जाने के बाद स्वराजित जो है वो एक्टिव थे। उसके अलावा थोड़ी थोड़ी जगह पर छोटे मोटे जो है वो एजिटेशंस हो रहे थे, लेकिन एक बड़ा मुद्दा नहीं था। साइमन कमीशन को कांग्रेस और यूथ लीडर्स ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, और साइमन कमीशन के मुद्दे पर बहुत बड़े लेवल पर सारी पार्टीज जो है वो लगभग यूनानिमस जो है वो फैसला उन्होंने बना ही लिया कि साइमन कमीशन का अपोज करना है। तो एक बड़ा मुद्दा जो है वो कांग्रेस के लिए रहा साइमन कमीशन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंस, राइट। नेक्स्ट चीज देखते हैं अब हम कि साइमन कमीशन में रिकमेंडेशंस क्या क्या डाली थी अंग्रेजों ने। ये तो देखें हम कि जो साइमन कमीशन आया, अब ऐसा तो है नहीं भारतीयों ने अपोज किया तो उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने अपना सर्वे किया प्रॉपर, राइट। उन्होंने सर्वे किया और फिर उस पर क्या क्या रिकमेंडेशंस दी वो देखनी है अब हमें। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, द साइमन कमीशन पब्लिश्ड 2 वॉल्यूम रिपोर्ट इन मई 1930। कितनी वॉल्यूम रिपोर्ट थी? 2 वॉल्यूम रिपोर्ट थी। सवाल बनता है, ये भी बहुत छोटी सी बारीकी है कि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी वो कितने वॉल्यूम का था? 2 वॉल्यूम का था, ठीक है। तो इस तरह की बारीकियों पे भी आपको ध्यान देना है। इट प्रपोज्ड द एबोलिशन ऑफ डायरकी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस विच शुड बी गिवन ऑटोनॉमी। सबसे पहला पॉइंट क्या रेकमेंड किया कि डायरकी खत्म कर दो और प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी लेकर आओ, ठीक है। जैसा कि भारतीय नेता चाह भी रहे थे, डायरकी खत्म की जाए और ऑटोनॉमी लेकर आई जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट सेड दैट द गवर्नर शुड हैव डिस्क्रेशनरी पावर इन रिलेशन टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू प्रोटेक्ट द डिफरेंट कम्युनिटीज, ठीक है। अब यहां पर गवर्नर को भले ही आप डायरकी ले आएंगे, कहां पर? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ले आएंगे, डायरकी को हटा देंगे, लेकिन गवर्नर को डिस्क्रेशनरी पावर्स दे दी। देख रहे हैं आप, एक हाथ से अंग्रेज देते हैं और दूसरे से वापिस ले लेते हैं, तो एक बैलेंस क्रिएट कर देते हैं वो। दैट मीन्स वो कुछ नहीं करते। ऐसा ही डायरकियल सिस्टम में भी हुआ, डायरकी तो लाए लेकिन सुप्रीम अथॉरिटी वाइसरॉय के हाथ में दे दी, ठीक है। तो वही चीज साइमन कमीशन ने भी किया, डायरकी हटाई ऑटोनॉमी देने के लिए अभी सजेशंस हैं, ठीक है, ये केवल सजेशंस हैं। इन सजेशंस के बेस पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वो डिस्कशंस होना था अभी, राइट। और फिर उसके बाद उन सजेशंस के उन डिस्कशंस के बेस पर जो है वो कैबिनेट में एक रेजोल्यूशन के माध्यम से एक एक्ट पास होना था, और वो एक्ट भारत पर लागू होना था, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से लागू भी हुआ, ठीक है। मैंने आपको समझाया उसके सारे प्रोविजंस क्या क्या हैं। अगर नहीं देखा है सेशंस, पुराने सेशंस नहीं देखे हैं तो उनको देखिए, बहुत जरूरी है, कहानी आपकी जुड़े तभी आप समझ पाएंगे इन सारी चीजों को। खैर, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आप। सो it is said that governor should have discretionary power in relation to internal security and administrative power to protect different communities. Next is the number of members of provincial legislative council should be increased. प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में संख्या जो है वो बढ़नी चाहिए मेंबर्स की। उसके अलावा द रिपोर्ट रिजेक्टेड पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिजेक्ट कर दिया कि पार्लियामेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कहने का मतलब देखिए, इस स्टेटमेंट को दो तरीके से लिया जा सकता है कि पार्लियामेंट की प्रोविंशियल जो भी चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन पे उसकी कोई पकड़ नहीं है, और दूसरी चीज प्रोविंसेस जो हैं वो पार्लियामेंट को कुछ जो है वो जवाबदेही नहीं है। प्रोविंसेस पार्लियामेंट को कुछ नहीं बोल सकती, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट, ठीक है, कहने का मतलब ये कि एक तरह का फेडरल सिस्टम हो गया ना ये, ठीक है, कि प्रोविंसेस जो हैं वो पार्लियामेंट को जवाब नहीं देंगी, या पार्लियामेंट जो है वो प्रोविंसेस से जवाब नहीं मांग सकती, ठीक है। तो ये एक बहुत प्रिमिटिव आइडिया था इस चीज का। The report rejected parliamentary responsibility. Next is the Governor General was to have complete power to appoint the members of cabinet, and the government of India would have complete control over High Court. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर हाई कोर्ट। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस है ना, इनको ये सारी जो है वो लागू नहीं हो सकी, क्योंकि मैंने आपको 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा दिया। उसमें आप देखेंगे कि इनमें से बहुत कम पॉइंट जो है वो लागू हुए हैं। दैट मीन्स बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जो मेन मुद्दे हैं वो शिफ्ट हो गए दूसरी साइड, ठीक है। बीच में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, उसके बाद दो फेज आए इनफैक्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। गांधी इरविन पैक्ट हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, पूना पैक्ट हुआ, पूरा का पूरा मामला जो है वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, क्योंकि ये जो साइमन कमीशन है अभी ये भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना, डोमिनियन स्टेटस कैसे देना है कैसे नहीं देना, इस चीज के ऊपर जो है वो सजेशंस प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स बी रिटेन्ड
but only until tensions between Hindus and Muslims had died down देयर वॉज टू बी नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या साइमन कमीशन ने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को बैक किया? तो आपका जवाब होगा नहीं। साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस में लिखा था दैट देयर वुड बी नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। उसके अलावा क्या लिखा था? दैट कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो बने रहने चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के अगेंस्ट क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट। अगर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होगा तो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं हो सकता, राइट, या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस का ही। इट एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म बट नॉट इन द नियर फ्यूचर। फेडरलिज्म फिर हमें देखने को मिला है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना कि हर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट की एक प्रॉपर्टी है। 1919 का डायरकी लाना, 1935 का फेडरल स्ट्रक्चर लेकर आना, डायरकी का अबॉलिशमेंट, राइट। सो इट एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसकी सजेशंस पर बेस्ड है? किसकी रिपोर्ट पर बेस्ड है? साइमन कमीशन की रिपोर्ट, और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो बहस और डिस्कशंस क्रिएट होकर जो रिपोर्ट बनी है उस पे बेस्ड है। सो इट एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म बट नॉट इन नियर फ्यूचर। इट सजेस्टेड दैट अ consultative council of greater India should be established which should include representatives of both British provinces as well as princely states। तो मैंने आपको समझाया ही 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये वाला पॉइंट। ठीक है, पढ़िएगा वहां से। It suggested that Northwest Frontier Province and Baluchistan should get local legislatures, and both Northwest Frontier Province and Baluchistan should have the right to be represented at the center। Next is it recommended that, अब ये NWFP और बलूचिस्तान किसका हिस्सा है? बलूचिस्तान जो है वो सिंध का हिस्सा है और NWFP किसका हिस्सा है? पंजाब का। तो पंजाब से NWFP को अलग किया जाए, सिंध से बलूचिस्तान को अलग किया जाए। अगर आप मैप में देखेंगे ना तो यहां पर सिंध है, यहां पर है बलूचिस्तान, ऊपर है पंजाब और उसके साथ में है NWFP। तो आप ध्यान से देखेंगे सिंध और पंजाब के लिए भी बफर का काम करता है। कौन? नीचे बलूचिस्तान, सिंध के लिए बलूचिस्तान और पंजाब के लिए NWFP। ठीक है, तो ये बफर वाला जो सिस्टम है ना, इसको धीरे धीरे क्लियर करो दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मतलब अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझने हैं ना, अगर आपको यूपीएससी में IR में लिखना है आंसर, तो ये बफर वाला सिस्टम कैसे बना है और क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी, ये आपको धीरे धीरे एस्टेब्लिश करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिए। It recommended that Sindh should be separated from Bombay and Burma should be separated from India because it was not a natural part of Indian subcontinent। बर्मा इज नॉट अ नेचुरल पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इसलिए बर्मा को अलग करो, जो कि हुआ भी उसके बाद, और सिंध को बंबई से अलग करो। देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वो इस समय गुजरात, उस समय राइट, गुजरात बंबई के आसपास का एरिया, महाराष्ट्र के आसपास का एरिया, गुजरात और फिर सिंध वाला एरिया, ये पूरा एरिया जो है वो किस में जुड़ा हुआ था? बंबई प्रेसिडेंसी था, जिसमें से गुजरात के ऊपर जो सिंध का एरिया उसको अलग किया जाए। बंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा होने की वजह से ही, इसीलिए आज भी कच्छ के कुछ एरियाज पे एक डिस्प्यूट है, दोनों भारत की तरफ से रेज्ड भी है और पाकिस्तान की तरफ से रेज्ड भी है बाउंड्री का। ठीक है, उस डिस्प्यूट के बारे में धीरे धीरे आगे हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। नेक्स्ट चीज, इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट द इंडियन आर्मी शुड बी इंडियनाइज्ड। इंडियनाइज मतलब भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, बट दो ब्रिटिश फोर्सेस मस्ट बी रिटेन्ड। इंडिया गॉट फुली इक्विप्ड, भारतीय सैनिकों को पूरा गियर, पूरा मतलब सारी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड की गई, एयरफोर्स की एस्टेब्लिशमेंट हुई इनफैक्ट। बट बाय द टाइम द रिपोर्ट केम आउट इट वाज नो लॉन्गर रेलेवेंट बिकॉज सेवरल इवेंट्स ओवरटुक द इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स रिकमेंडेशंस। बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं लागू हो सकी। ठीक है, किसकी? साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस की। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया है बीच में, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, पूना पैक्ट हुआ, इनकी वजह से मुद्दे जो है वो शिफ्ट हो गए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए। तो ये सब रिकमेंडेशंस थी हमने देखी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या आया है वो हमने पिछले सेशंस में पढ़ा है। तो दोनों को अब आप जोड़कर देखोगे कि क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी, उनमें से कौन कौन सा एक्ट जो है वो बना है। ये चीज अब आपको करेक्ट करनी है, ये आपके लिए होमवर्क है कि रिकमेंडेशंस क्या क्या दी थी साइमन कमीशन ने, और उसमें से क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक्चुअली में जोड़ा गया।
ठीक है, ये आपके लिए हो गया होमवर्क। आइए अब देखते हैं नेहरू रिपोर्ट को, और नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या प्रोविजंस डले थे समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, एज एन आंसर टू लॉर्ड बर्किनहेड्स चैलेंज, an all-party conference met in February 1928 and appointed a subcommittee under the chairmanship of Motilal Nehru to draft a constitution, right? बर्किनहेड ने क्या चैलेंज किया था कि भारतीय एक जो है वो यूनाइटेड पॉलिटिकल फ्रंट नहीं पेश कर सकते और एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, उसके जवाब में सारी पार्टीज ने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करी और एक उसमें सब कमेटी बनाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जिसका हेड बना कौन? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और कमेटी के अन्य मेंबर्स देखिए कौन कौन से थे। कमेटी इंक्लूडेड तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS एने, मंगल सिंह, अली इमाम, शौब कुरैशी, GR प्रधान और अन्य मेंबर्स। ठीक है, अब आप बोलेंगे यहां पर CR दास कहां गए? तो CR दास की अभी तक मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो स्वराजी वाला टॉपिक कराऊंगा, उसमें बताऊंगा कैसे हुई थी उनकी मृत्यु। द रिपोर्ट वॉज फाइनलाइज्ड बाय अगस्त 1928। फरवरी 1928 में कॉन्फ्रेंस बैठी और अगस्त 1928 तक रिपोर्ट जो है उस कमेटी ने प्रिपेयर करी। ठीक है, और उस रिपोर्ट के मेन रिकमेंडेशंस क्या हैं आइए देखते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट की मेन रिकमेंडेशंस हमने इससे पहले क्या देखी? हमने देखी साइमन कमीशन की मेन रिकमेंडेशंस क्या थी। अब हम देख रहे हैं नेहरू रिपोर्ट की मेन रिकमेंडेशंस क्या क्या है। पहला पॉइंट देखिएगा, डोमिनियन स्टेटस on lines of self-governing dominions as the form of government desired by Indians। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस मिले भारत को जो कि भारत जैसा चाहते हैं वैसा। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिएगा, रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ये मेन कीवर्ड्स हैं, ये जो जिनको मैंने हाईलाइट किया होता है ना, दीज ऑल आर कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स को पहचानना आपको सीखना है। मैंने आपको बोला ना, रिवीजन नोट्स आपके अपने आप जो है वो बनने लग जाएंगे जब आप थोरो नोट्स बनाएंगे, उनमें से कीवर्ड्स आप अंडरलाइन करके उनको हाईलाइट करके रखेंगे, और जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तो वो कीवर्ड हाईलाइट करने का क्या मतलब है कि वो कोई जिस चीज को आपने हाईलाइट किया उस पर पहले नजर जाए, वो ज्यादा चमके आपको, राइट? सो जो हाईलाइटेड जो कीवर्ड्स हैं वो आपको बार बार दिखते रहें और इससे आपके रिवीजन नोट्स प्रिपेयर होंगे। इन कीवर्ड बेस्ड आपके रिवीजन नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अगर आप मेंस लिख रहे हैं या आप किसी भी कोई भी प्री दे रहे हैं, चाहे वो कोई एक दिवसीय एग्जामिनेशन है या आप प्री दे रहे हैं, चाहे स्टेट का चाहे यूनियन का, उसमें कीवर्ड के बेसिस पर सवाल बना होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें इन कीवर्ड्स को पहचानना। इसीलिए मेरा इतना स्ट्रेस होता है कि इन कीवर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करूं ताकि आपके दिमाग में बार बार वो बातें जाएं और आपको धीरे धीरे चीजें जो है वो याद हो जानी शुरू हो। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मेरे सेशंस को पूरा देखा कीजिए, नॉट जस्ट मेरे सेशन। अगर आप किसी भी टीचर की वीडियोस देख रहे हैं, मान लीजिए फॉर दैट पर्पस, ठीक है, किसी भी टीचर की वीडियो आप देख रहे हैं तो उनके सारे सेशंस देखिए। ऐसा क्यों? ताकि हर एक टीचर का एक अपना फ्लेवर होता है पढ़ाने का, एक अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। मेरा क्या तरीका है, जैसे मैंने आपको समझाया, मैं कीवर्ड्स को बार बार आपको बताता रहूंगा, बेसिक स्ट्रक्चर को आपको समझाता रहूंगा क्या है, और उसके अलावा एक पैटर्न, मैंने बोला ना, एंशिएंट मेडिवल के लिए अलग एक अप्रोच पढ़ने की, मॉडर्न के लिए एक अलग अप्रोच पढ़ने की। ठीक है, तो हर एक टीचर का एक अलग जो है वो तरीका होता है पढ़ाने का। तो अगर आप मेरे लेक्चर्स को सुन रहे हैं, मेरे लेक्चर से पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मेरी हिदायत ये है आपसे कि सभी सेशंस को देखिए। बहुत जरूरी है आप सभी सेशंस को देखें, राइट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज, रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट विच हैड बीन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सो फॉर। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का बेसिस रहा था 1909 के बाद। 1909 में भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, 1919 में भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट देने की एक बहुत प्रिमिटिव फॉर्म हमें 1892 में भी देखने को मिली। ठीक है, जब वहां पर नॉमिनेशन दिया गया ना कि कौन रेकमेंड कर सकता है, राइट? वो सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं था, लेकिन नॉमिनेट करना, राइट, यानी कि फेवर करना किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट या किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रखने वाले या कम्युनिटी का फेवर करने वाला जो फंडा है, वो अंग्रेजों ने 1892 या उससे पहले से भी जो है वो फॉलो करना शुरू कर दिया था, जिसने 1909 में एक रूप लिया किसका? सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करने का, जो कि 1919 में भी देखने को मिला और उसके बाद भी अभी करने को तैयार थे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ऐसा लिखा आया था, राइट? नाउ
which had been the basis of constitutional reform so far, instead a demand for joint electorate with representation of seats for Muslims and at the center and in province where they were in minority in proportion to Muslim population there, with right to contest additional seats. बेसिक मतलब क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट होने का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया ना कि उस कम्युनिटी के ही नेता उस सीट के लिए लड़ेंगे और फिर उस सीट पर वही कम्युनिटी के लोग वोट देंगे। मान लीजिए अगर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट है, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर सीट पे मुस्लिम नेता ही खड़ा हो सकता है चुनाव के लिए और उस सीट के लिए केवल मुस्लिम लोग ही वोट दे सकते हैं। रिजर्वेशन और मतलब मुस्लिम नेता ही खड़ा हो सकता है, दैट इज रिजर्वेशन, और मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं, वो सेपरेट इलेक्टोरेट है। ठीक है, लेकिन जॉइंट इलेक्टोरेट का क्या मतलब है कि अगर आप रिजर्वेशन दे दो कोई बात नहीं, मुस्लिम नेता वहां पर खड़ा है लेकिन सभी उसको वोट दे सकते हैं, सारी कम्युनिटी के लोग उसको वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना है कि मुस्लिम्स इस चीज का अपोज क्यों कर रहे थे। ठीक है, या मुस्लिम्स को अंग्रेजों ने क्या मीठी गोली दी थी कि तुम इस चीज का अपोज क्यों करो, क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचें जो जॉइंट इलेक्टोरेट है उसमें मुस्लिम्स को घाटा कैसे हो सकता था, अंग्रेजों ने कैसे समझाया होगा। देखिएगा, जॉइंट इलेक्टोरेट में मुस्लिम्स को घाटा ऐसे होने वाला था कि अगर मान लीजिए किसी एक सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट को, अगर वहां पर उस सीट पर रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है, तो उस सीट पे मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़ा हो सकता है और हिंदू कैंडिडेट भी खड़ा हो सकता है। या दूसरी तरह की कैसी सीट होगी जिस पर रिजर्वेशन होगा मुस्लिम्स का, अब उस सीट पर जो मुस्लिम्स कट्टरपंथी है उनका सपोर्टर भी खड़ा हो सकता है और जो कांग्रेस है उनकी तरफ से भी एक मुस्लिम नेता खड़ा हो सकता है, राइट। अब एक कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम नेता खड़ा हुआ और एक मुस्लिम लीग की तरफ से मुस्लिम नेता खड़ा हुआ एक ही सीट पर, एक ही सीट के लिए। और अगर जॉइंट इलेक्टोरेट हो तो जो कांग्रेस के तरफ जो सपोर्टर्स है उनकी संख्या ज्यादा है, तो वो किसको जिता देंगे, वो भले ही उन्होंने मुस्लिम लीडर को जिताया लेकिन वो कांग्रेस सपोर्टिंग मुस्लिम लीडर होगा, राइट। तो एक सेपरेट इलेक्टोरेट लेना जो है वो मुस्लिम्स के लिए जरूरी था। क्यों? क्योंकि अगर जॉइंट इलेक्टोरेट होगा तो उस पर हिंदू जो है वो ज्यादा ज्यादा वोट कर देंगे और हिंदू जो है वो मुस्लिम, मैं आपको बता रहा हूं कि अंग्रेजों ने कैसे मुस्लिम्स को समझाया कि अगर तुम्हें जॉइंट इलेक्टोरेट मिला तो वो हिंदू डिक्टेट करेंगे कि कौन सा मुस्लिम जीतेगा और कौन सा मुस्लिम हारेगा, मोटी बात, राइट। और अगर सेपरेट इलेक्टोरेट आपको मिलता है तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन मुस्लिम जीतेगा और कौन मुस्लिम हारेगा। तो ये बात मुस्लिम्स को बिल्कुल ठीक लगी कि हां, अगर हमें, क्योंकि भारत में मेजॉरिटी किसकी है, हिंदुओं की, और हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा कर रखा है अंग्रेजों ने। तनाव क्या कि उन्होंने, मैंने आपको बताया ना, ओरिएंटलिस्ट इतिहासकार, उन्होंने क्या तैयार किया, हिंदू हिस्ट्री अलग, मुस्लिम हिस्ट्री अलग, संस्कृत कॉलेज अलग और उसके अलावा मदरसे अलग। दोनों में क्या सिखाया जा रहा है, संस्कृत कॉलेज में सिखाया जा रहा है कि किस तरह मुसलमानों ने भारत पर आकर राज किया, शासन किया और हिंदुओं को मारा। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एजेंडा की तरह यूज किया। ठीक है, उसके बाद हारमनी भी बनी, मारा भी और लेकिन हारमनी भी बनी, क्योंकि आप देखेंगे कि जो तुर्की लोग हैं उन्होंने जब इस्लाम धारण नहीं किया था वो तब भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे। चंगेज खान के समय जो तुर्की है उससे पहले मंगोल्स हैं, उनकी ट्राइब्स का नेचर है बहुत ज्यादा वायलेंस करना, राइट। वो धर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। इस्लाम धर्म जो है वो वायलेंस बहुत बाद में जो है वो बड़े लेवल पर करने लगा, वहां की ट्राइब्स ही बहुत ज्यादा वायलेंट थी। मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा कि इस्लाम कैसे जो है वो डेवलप हुआ है, या तुर्की ट्राइब्स, तुर्की वॉरियर ट्राइब्स क्या है, या मंगोल चंगेज खान ने कैसे एक्सपेंड किया। तब आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि अच्छा वो लोग ऑलरेडी लड़ाके थे, प्लस उनको धर्म ऐसा मिल गया जो एक्सपेंशनिस्ट था, राइट। तो दोनों के गुण जो है वो जुड़ गए और भारत में आके जब उन्होंने आक्रमण किया तो भारतीयों को उन्होंने मारा। वो काम वो मुस्लिम्स के साथ भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स को वो बख्श रहे थे, वो मुस्लिम्स को भी मार रहे थे। उन्होंने आके भारत में आके भारतीय मुस्लिम्स को भी मारा, किसी को नहीं बख्शा। लेकिन अंग्रेजों ने कैसे पोर्ट्रे किया इस चीज को कि देखो मुस्लिम्स जो है वो हिंदुओं का दुश्मन है, हिंदू जो है वो मुस्लिम्स का दुश्मन है। इससे क्या हुआ, भारत में सोसाइटी जो है वो बट गई। भारत में सोसाइटी बट गई तो एकता जो है वो नहीं, अगर एकता ना हो भारत में यूनाइटेड फ्रंट ना हो तो अंग्रेजों का ही फायदा है ना उस चीज से, राइट। तो भारत में यूनाइटेड फ्रंट कभी भी क्रिएट जो है वो नहीं होने दिया।
इसी का ही एक प्राइम एग्जाम्पल दिखता है हमें सेपरेट इलेक्टोरेट, और उसी सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म करके ज्वाइंट इलेक्टोरेट लाया गया। और सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए क्यों जरूरी है, मैंने आपको समझाया अंग्रेजों का परसेप्शन क्या है, अंग्रेजों ने कैसे जो है वो मुस्लिम्स को मनाया कि तुम्हारे लिए ज्वाइंट इलेक्टोरेट नहीं सेपरेट इलेक्टोरेट जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ज्वाइंट इलेक्टोरेट रहा तो तुम तो अपने कैंडिडेट खड़े करोगे, लेकिन हिंदू पॉपुलेशन जो है वो डिक्टेट करेगी कि कौन सा मुस्लिम नेता जीतना चाहिए, अगर रिजर्वेशन भी रहता है तो, राइट। और उसके अलावा एक उनके अंदर यह भावना बना दी कि अगर यहां पर हिंदू डोमिनेटेड सरकार बन गई, ठीक है, तो इस मुस्लिम्स को जो है वो या तो वो कन्वर्ट करवा देंगे। ये जो भय जो है वो इस्लाम के बीच फैलाया गया अंग्रेजों द्वारा कि मुस्लिम्स को हिंदू जो है वो कन्वर्ट करवा देंगे, मुस्लिम्स को हिंदू जो है वो भारत से बाहर निकाल देंगे, कत्लेआम हो जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से एक भावना जो है वो कट्टरता की दोनों साइड थी। ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम जो है वो उन्होंने हिंसा करी, हिंदुओं ने भी हिंसा करी, दोनों ने। और ये करवा कौन रहा था सारा खेल? अंग्रेज करवा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेहरू रिपोर्ट का अगला पॉइंट, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनने चाहिए, यानी भाषा के आधार पर प्रोविंसेस बंटने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाषा के आधार पर प्रोविंसेस बंटने का मतलब क्या है। जैसे आज गुजरात क्यों है? क्योंकि वहां पर सभी गुजराती भाषा बोलने वाले लोग हैं मैक्सिमम, राइट। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलने वाले लोग, तमिलनाडु, नाडु शब्द का मतलब जहां पर तमिल लोग रहते हो, राइट। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, जहां पर आंध्र लोग रहते हो, हिमाचल प्रदेश की, खैर यहां पर भी जो है वो पंजाब से अलग किया गया भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर जो है वो राज्य बंटने चाहिए लिंग्विस्टिक बेसिस पर, राइट। क्योंकि भाषा के आधार पर कल्चर बटा हुआ है, क्योंकि कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है भाषा। मैं आपको धीरे धीरे जो है वो कल्चर का इंट्रोडक्शन भी दूंगा आगे आने वाले सेशंस में, राइट। तो मैं आपको भाषा की इंपॉर्टेंस भी समझाऊंगा क्या होती है। उसके अलावा 19 फंडामेंटल राइट हो, इंक्लूडिंग इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, राइट्स ऑफ यूनियन, राइट्स ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ठीक है। सो एफआर हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर एंड इन प्रोविंस, सेंटर और प्रोविंस में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो, और उस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क्या क्या काम हो, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द इंडियन पार्लियामेंट एट द सेंटर टू कंसिस्ट ऑफ अ 500 मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सेंटर में क्या होना चाहिए? एक 500 मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसका एक मॉडिफाइड फॉर्म आज के डेट में हमें क्या देखने को मिलता है? हमारी लोकसभा, ठीक है। तो उसी तरीके का कुछ जो है वो मेंशन था वहां पे कि 500 मेंबर की एक रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, और इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, 500 मेंबर की अडल्ट सफरेज के बेसिस पर, यानी कि इलेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन। उसके बाद 200 मेंबर की सेनेट होनी चाहिए टू बी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल काउंसिल्स, ठीक है। तो ये वही है लोकसभा और राज्यसभा वाला सीन है, सोच के देखिए, प्रोविंशियल काउंसिल में से आ रहे हैं, राज्यसभा में भी कहां से आते हैं? राज्यों से चुने जाते हैं, राइट। इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं राज्यसभा में राज्यों की लेजिस्लेटिव काउंसिल से, प्रेजेंट डे में। सो द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स टू हैव अ टेन्योर ऑफ 5 years, और जो सेनेट है उसका 7 साल का होगा टेन्योर। द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी हेडेड बाय अ गवर्नर जनरल। अब सिंस इट इज अ डोमिनियन स्टेटस है ये, ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कौन करेगा? अगर डोमिनियन स्टेटस है तो डोमिनियन किसका है? अंग्रेजों का है, लेकिन भारत जो प्रशासन है वो कौन चला रहा है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किसकी है? वो है इंडियंस की, ठीक है। तो ये जो दो इन्होंने बताए, दो हाउसेस बताए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और प्रोविंशियल काउंसिल, राइट, और क्या बोलते हैं 200 मेंबर सेनेट, इन दोनों में भारतीय मेंबर्स होंगे, अंग्रेजी भी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो भारतीयों की होगी इनमें। और लेकिन जो हेड है वो गवर्नर जनरल होगा, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी, लेकिन भारतीय रेवेन्यू से उसको तनख्वाह मिलेगी, ठीक है। हु वुड एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, जो कि काम करेगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एडवाइस पे, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी पार्लियामेंट के लिए। अब यहां पर रिस्पॉन्सिबल होने का क्या मतलब है, क्लियर हो जाएगा आपको, और यही चीज आपको फिर पॉलिटी में मदद करेगी, ठीक है। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को पॉलिटी में हमें जोड़ना है, समझ रहे हैं? मैंने क्या बोला कि पॉलिटी की रूट, पॉलिटी के जड़ें जो है वो आपको हिस्ट्री में मिलेंगी, वो यही तो जड़ें हैं। इन्हीं सब सजेशंस के बेसिस पर बाद में जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया गया है, राइट। सो यहां पर आप ध्यान से देखिए कि इधर बोला है कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है
वो रिस्पॉन्सिबल होगी पार्लियामेंट के, ना ही ब्रिटिश क्राउन के या गवर्नर जनरल के, उसके नहीं, पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबल होगी। दैट मीन्स पार्लियामेंट में जो मेंबर होंगे वो कंट्रोल कर सकते हैं किसे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो किसे एडवाइस कर रहा है, गवर्नर जनरल को। सो इनडायरेक्टली पार्लियामेंट के जो है वो डायरेक्शन पर चलेगा कौन, गवर्नर जनरल, ना कि ब्रिटिश क्राउन के। सो ये था नेहरू रिपोर्ट का, ये पूरा पॉइंट हमने देखा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, प्रोविंशियल काउंसिल टू हैव, ये तो बात रही किसकी, सेंटर में। प्रोविंस की बात करें तो प्रोविंशियल काउंसिल का टेन्योर रहेगा 5 साल का, जिसमें गवर्नर जो है वो काम करेगा किसकी एडवाइस पे, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एडवाइस पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फुल प्रोटेक्शन टू कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम्स को माइनॉरिटी भले ही घोषित किया हो, लेकिन मुस्लिम्स के कल्चर और उनके रिलीजन की पूरी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। मुस्लिम्स यानी कि मैं आपको बता रहा हूं ना, अंग्रेजों ने मुसलमानों के अंदर क्या धारणा और क्या भावना फैला दी थी कि अगर हिंदुओं की सरकार बन गई तो तुम्हारा तो भैया पत्ता काट देंगे, तुम्हें मार देंगे, यहां से भगा देंगे, या तुम्हारा धर्म परिवर्तन। बहुत डराया हुआ था, मतलब हर तरीके से, हर पॉसिबल तरीके से डराया था। ठीक है, अब डराने का मतलब ये नहीं है कि घर घर जाके अंग्रेज डरा रहे हैं। अंग्रेजों ने जो मुस्लिम बड़े जो नेता थे उनको बोला कि ये करके आपको प्रॉफिट मिलेंगे, ऐसा ऐसा हो सकता है, आप अपने उलमाओं को काम पर लगाओ और उलमा जो है वो आम जनता को बहकाएं। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह उलमाओं को काम पर लगाया गया है ये काम करने के लिए। ठीक है, जो भड़क है, मतलब जो एक मतभेद है हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में फैलाने के लिए। ठीक है, और अंग्रेजों का क्या जो है वो रोल है उसमें। उसके बाद कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, यानी जो सरकारी कामकाज है उसमें धर्म की कोई भी जो है वो कोई जगह ना हो, केवल एक ही चीज को सब फॉलो करे, वो होगा संविधान, यानी कि कानून के जो है वो दायरे में रहे सब, धर्म का कोई लेना देना ना हो। ठीक है, सो दीज वर, ये सब क्या थी, रिकमेंडेशंस नेहरू रिपोर्ट की। तो मैंने ये साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस, नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशंस, ये सब एक्सप्लेन क्यों किया आपको, ताकि आप पॉलिटी सब्जेक्ट जब पढ़ें तो वहां पर देख सकें कि अच्छा यहां से उठाए पॉइंट, ये आपको जड़ें मिले। राइट, आपको जड़ें जब मिलेंगी ना किसी सब्जेक्ट की, तब आप उस सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। राइट, तो हमारी कोशिश क्या है, हमें केवल रटना नहीं है, हमें समझ क्रिएट करनी है, हमें रूट्स पकड़नी है हर एक सब्जेक्ट की, हमें डीप में जाकर तैयारी करनी है। अगर कमीशन का पेपर निकालना है, अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो आपकी समझ बहुत डीप होनी चाहिए। यही चीज जो है वो कमीशन देख रहा है कि क्या इस व्यक्ति को ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया है या नहीं, कि इसको कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना है तो वो सिलेबस कवर करने की सेंस में नहीं पढ़ना, वो पढ़ना है एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको केवल रटना नहीं है, आपको पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पॉलिटिकल जो है वो घटनाएं कैसे घटी हैं, पॉलिटी काम कैसे करती है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट आएगा हमारा, अब हिंदू और मुस्लिम्स ने कैसे जो है वो इन घटनाओं को प्रिसीव किया, और हिंदू और मुस्लिम्स में कम्युनल रिस्पांस, यानी कि धर्म के बेसिस पे या इन दो पंथों के बेसिस पर जो है वो क्या रिस्पांस रहा। तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली प्रपोजल ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का दिल्ली प्रपोजल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट देखिएगा, earlier in December 1927 a large number of Muslim leaders had met at Delhi at the Muslim League session and evolved 4 proposals for their demands to be incorporated into draft constitution. These proposals, which were accepted by the Madras session of Congress, came to be known as Delhi proposal. Right? दिल्ली के मद्रास सेशन में नेहरू रिपोर्ट जो है वो रखी गई, और नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम्स के लिए जो बातें लिखी गई हैं वो मुस्लिम्स ने कहां से निकाली, वो निकाली उनके दिल्ली रेजोल्यूशन से। ठीक है, तो दिल्ली प्रपोजल, तो जो मुस्लिम लीग का जो दिल्ली प्रपोजल है, उसने नेहरू रिपोर्ट को दिया कि ये हमारे 4 डिमांड हैं, ये आपको अपनी नेहरू रिपोर्ट में ऐड करनी है। तो वो 4 डिमांड देखते हैं मुस्लिम्स की तरफ से क्या थी, या मुस्लिम लीग की तरफ से क्या थी। पहला पॉइंट देखिएगा, ज्वाइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए। कहां होना चाहिए, लेकिन इन प्लेसेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स विद रिजर्व्ड सीट्स फॉर मुस्लिम्स। ज्वाइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए, सीटें रिजर्व्ड होनी चाहिए मुस्लिम्स के लिए। सेकंड पॉइंट,
1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 जो है वो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, अब 1/3 मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन देने के लायक जो है वो मुस्लिम्स की जनसंख्या नहीं है, 1/3 नहीं थी। नेक्स्ट चीज, रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। पंजाब और बंगाल या सिंध या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इन सारे क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या ज्यादा, तो उसी हिसाब से आप मुसलमानों को वहां पर रिप्रेजेंटेशन देंगे। उनकी संख्या ज्यादा है तो उनकी सीटें भी वहां पर ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और फिर चौथा पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस जो है वो होनी चाहिए, 3 मुख्य है। कौन कौन सी? सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। सिंध कहां से अलग कटेगी? सिंध कटेगा बंबई से। ठीक है, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब से अलग अलग होगा। ठीक है, सिंध के एरिया से बलूचिस्तान अलग होगा और पंजाब से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अलग होगा। राइट, तो ये 3 जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर मुस्लिम और खासकर पठानों की संख्या जो है वो ज्यादा है बलूचिस्तान के क्षेत्र में। अब देखते हैं इन्हीं सब डिमांड्स को लेकर हिंदू महासभा का क्या रिएक्शन था। सो हिंदू महासभा की डिमांड क्या थी? द हिंदू महासभा वॉज वेहमेंटली अपोज टू द प्रपोजल फॉर क्रिएटिंग न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम मेजोरिटी इन पंजाब एंड बंगाल। ठीक है, जो हिंदू महासभा उसने बोला कि नहीं, ये मुस्लिम मेजॉरिटी या प्रोविंसेस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बना देंगे, दैट मीन्स आप ये चीज घोषित कर दे रहे हैं कि ये जो है वो भूमि इनकी है। दैट मीन्स आप घोषित कर दे रहे हैं कि ये भूमि इनकी है, एंड दैट विल रिजल्ट टू अ सेपरेट कंट्री। वो अपना देश जो है वो अलग काटने की कोशिश करेंगे। अगर आप उनके मतलब ये उनका पॉइंट था कि अगर आप मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन एरिया को अगर आप स्पेसिफाई कर देंगे कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन एरिया है, दैट मीन्स वो लोग जो है वो कभी भी उस देश को अलग काट सकते हैं, जो कि बाद में हुआ भी। हमें पाकिस्तान बनते हुए देखा इन्हीं को जोड़ते हुए ना, सिंध, मुल्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। सिंध, मुल्तान, बलूचिस्तान, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को जोड़कर ही तो पाकिस्तान बना है। राइट, सो इसी चीज को पॉइंट आउट किया हिंदू महासभा ने भी। अब कॉम्प्रोमाइजेस जो है वो क्या किए गए, किसके द्वारा? जो कांग्रेस है उन्होंने क्या कॉम्प्रोमाइज किए? दोनों की तरफ। राइट, अब आप देखेंगे इन चारों पॉइंट्स को ऐड नहीं किया गया नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज देखते हैं क्या किया। द कंसेशन मेड इन नेहरू रिपोर्ट टू हिंदू कम्युनिटीज इंक्लूडेड द फॉलोइंग। पहला पॉइंट क्या है? जॉइंट इलेक्टोरेट प्रपोज्ड एवरीवेयर बट रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स ओनली वेयर इन माइनॉरिटी। जॉइंट इलेक्टोरेट दिया गया हर जगह, और मुस्लिम्स को सिर्फ वहां पर जो है वो रिजर्वेशन देंगे जहां पर वो माइनॉरिटी में हो। सेकंड चीज, सिंध टू बी डिटैच फ्रॉम बॉम्बे। बॉम्बे से सिंध को अलग किया जाए, लेकिन कब? ओनली आफ्टर डोमिनियन स्टेटस वाज ग्रांटेड एंड द सब्जेक्ट टू वेटेज गिवन टू हिंदू माइनॉरिटी इन द सिंध। सिंध को अलग कर देंगे हम, लेकिन कब? जब भारत को डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, और सिंध में जो हिंदू हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे। ठीक है, तो यहां पर जो हिंदू महासभा है वो सिंध के अलग राज्य बनने के लिए इसलिए भी कतरा रहे थे क्योंकि सिंध, मुल्तान के क्षेत्र में जो हिंदू, सिख या मुस्लिम से अलग पंथ के जो व्यापारी लोग हैं, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत अमीर लोग हैं, अमीर कम्युनिटी है हिंदुओं की, उनको बहुत बड़ा खतरा था कि उनको असैसिनेट, उनको मार दिया जाएगा, उनके साथ दंगे होंगे। राइट, तो ये मैं आप बता रहा हूं ना, डर जो फैलाया हुआ है कि मुस्लिम मेजॉरिटी क्षेत्र में हिंदुओं को मार दिया जाएगा, हिंदू मेजॉरिटी क्षेत्र में मुस्लिम्स को मार दिया जाएगा, ये डर अंग्रेजों ने फैलाया हुआ था। तो इसी डर को मेन जो है वो मुद्दा बनाकर दोनों हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जो है वो बैठे हुए थे। मैंने आपको बताया ना, वायलेंस कौन करता है? वायलेंस वही करता है जो इनसिक्योर हो, और दोनों की इनसिक्योरिटी यही थी। और ये इनसिक्योरिटी पैदा किसने करी? अंग्रेजों ने करी। जबकि मुल्तान में जो हिंदू और पाश्तो और जितने भी अरबी फारसी जो ट्रेड कर रहे हैं वहां पर, वो पिछले 1,500-2,000 सालों से ट्रेड कर रहे हैं, और वहां पर ऐसी बात नहीं है कि वहां पर वायलेंस नहीं हुआ, वायलेंस हुआ है, लेकिन जिस तरह का भय फैलाया अंग्रेजों ने कि नस्ल ही खत्म कर दी जाएगी, वैसा नहीं हुआ पहले कभी भी। राइट, तो ये जबरदस्ती इंट्रोड्यूस टॉपिक थे अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर बाद में आने वाली सभी सरकारों ने इसका फायदा उठाया, भारत में भी और पाकिस्तान में भी, दोनों जगह पर। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड बाय जिन्ना। अब जिन्ना ने अपने एंड से क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज किए, किसमें, ऑल इंडिया ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेज में। पहला पॉइंट देखिएगा, एट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेज हेल्ड एट कैलकाटा इन दिसंबर 1928। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दिसंबर 1928 ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। आफ्टर द चैलेंज फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, नाम बताओ तुरंत कमेंट में, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन था, किसने चैलेंज किया था। टू कंसिडर द नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम लीग प्रपोज 3 अमेंडमेंट्स, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट को कंसीडर हम तभी करेंगे जब ये 3 आप चेंज लाओगे उसमें। पहला क्या है, 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है। मैंने आपको नेहरू रिपोर्ट पूरी बताई, क्या उसमें कहीं 1/3 की बात थी, नहीं थी ना। तो जिन्ना ने ये पॉइंट ऐड किया कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुस्लिम्स को, ठीक है। सेकंड पॉइंट, रिजर्वेशन टू मुस्लिम्स इन बंगाल एंड पंजाब लेजिस्लेचर प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन टिल अडल्ट सफरेज वाज एस्टेब्लिश्ड। अडल्ट सफरेज आ जाने तक, यानी जब तक सभी लोग जो है वो वोट देने लायक ना हो जाएं, सारी कम्युनिटीज इतनी ना उभर जाएं कि सभी जो है वो महिला पुरुष, सभी कम्युनिटी के महिला पुरुष वोट दे सके, तब तक जो है वो सिंध और बंगाल के क्षेत्र में या पंजाब और बंगाल के क्षेत्र में जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर आप क्या करें, वहां पर आप सेपरेट जो है वो आप वहां पर प्रोवाइड करें रिजर्वेशन मुस्लिम्स को। तीसरी चीज, रेजिडुअल पावर जो है वो प्रोविंस को दी जाए, ठीक है। और ये डिमांड जो है वो नहीं मानी गई किसमें, नेहरू रिपोर्ट में। तीनों डिमांड आपको नेहरू रिपोर्ट में नहीं मिलेंगी। सो अगर नेहरू रिपोर्ट में ये तीनों डिमांड्स नहीं मानी गई, जिन्ना की किसके बेसिस पर दे रही थी, दी थी उन्होंने ये डिमांड, मुस्लिम लीग की बेसिस पे, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, दे विड्रू देयर सपोर्ट फ्रॉम व्हाट, उन्होंने विड्रू कर लिया सपोर्ट किससे, नेहरू रिपोर्ट से या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से, राइट। सो जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ने कहा था कि भारत जो है वो एक यूनिफाइड फ्रंट नहीं क्रिएट कर सकता, वही यहां पर देखने को मिल गया कि मुस्लिम लीग जो है वो अलग हो गई, ठीक है। तो अगर मुस्लिम लीग अलग हो गई तो फिर जिन्ना ने अपनी तरफ से पॉइंट दिए कि ये होना चाहिए, राइट। एक साइड नेहरू रिपोर्ट और दूसरी साइड जिन्ना के 14 पॉइंट्स, राइट। तो जिन्ना के 14 पॉइंट हमें समझने हैं, नेहरू रिपोर्ट में जो सारे पॉइंट्स हमने देखे, अब जिन्ना के 14 पॉइंट हमें समझने हैं। इन 14 पॉइंट्स पे जो है वो इनका असर, जो नेहरू रिपोर्ट में जो पॉइंट्स एडिड हैं उनका असर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे है। जिन्ना के 14 नेहरू की जो रिपोर्ट है उनका असर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे है। जिन्ना के 14 पॉइंट्स का असर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी कुछ बातें हमें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो वहां पर आप रिलेट कर सकते हैं जिन्ना के 14 पॉइंट्स को। ध्यान से देखिएगा, मार्च 1929 में लाए गए ये, ठीक है। जब कांग्रेस ने जिन्ना के प्रपोजल्स को नहीं माना तो जिन्ना किसके पास गए, वापस जो है वो शाफी के पास गए, और शाफी के पास जाकर उन्होंने जो है वो वहां पर प्रपोजल दिया कि ये होने चाहिए हमारे, मतलब ये चेंजेस जो है वो अपनी तरफ से हम पेश करेंगे साइमन कमीशन को, ये जो है वो हम देंगे अपनी रिकमेंडेशंस। समझ रहे हैं आप, नेहरू रिपोर्ट किसके लिए है, नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन को रिकमेंडेशंस ही तो दे रहे हैं वो, कि आप जो है वो ये सब इन सब चीजों पे काम करो। अंबेडकर जी की रिकमेंडेशंस हमने देखी, हमने कांग्रेस की तरफ से रिकमेंडेशन देखी। कांग्रेस की तरफ से जो नेहरू रिपोर्ट आई है वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, नॉट जस्ट कांग्रेस, लेकिन भारत की सभी लीडिंग पार्टीज ने सर्वसहमति बनाई उस चीज पे, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग अलग हो गई तो उन्होंने जो पॉइंट्स दिए, तो तीनों के पॉइंट्स हमने देखे। हमने देखा एक साइड जो है वो दलितों की तरफ से किसके, अंबेडकर जी के, भारत की सभी मेजर पार्टी की तरफ से नेहरू रिपोर्ट, और तीसरी मुस्लिम लीग की तरफ से द 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। ये 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना हम समझते हैं क्या है, साइमन कमीशन के लिए। साइमन कमीशन जो क्या बनाने वाला था, रिपोर्ट, और उसके बेसिस पे क्या बनने वाला था, कॉन्स्टिट्यूशन। तो साइमन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट दी, उसके पॉइंट्स भी देखे हमने, नेहरू रिपोर्ट के पॉइंट्स भी देखे हमने, अंबेडकर जी के पॉइंट्स भी देखे। अब हम देखते हैं जिन्ना के 14 पॉइंट्स क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए क्या है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद रेजिडुअल पावर्स टू प्रोविंसेस। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एक सेंट्रल लिस्ट होनी चाहिए, एक प्रोविंशियल लिस्ट होनी चाहिए, और जो मामले बच जाएं वो रेजिडुअल मामले होंगे, वो प्रोविंसेस को दे दोगे आप। मतलब कहने का मतलब जो प्रोविंसेस की मामले होंगे उसमें सेंटर कुछ नहीं बोलेगा, जो सेंटर के मामले होंगे उसमें प्रोविंसेस कुछ नहीं बोलेगा। दिस इज अ फेडरल स्ट्रक्चर, राइट। और जो बच जाएंगी शक्तियां वो प्रोविंसेस को जाएंगी।
सेकंड पॉइंट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हम समझ गए क्या होता है। थर्ड पॉइंट, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय द सेंटर विदाउट द कंकरेंस ऑफ द स्टेट्स कंसल्टिंग द इंडियन फेडरेशन। इंडियन फेडरेशन के मामले में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जा रहा है सेंटर द्वारा तो राज्यों से पूछे बिना ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल लेजिस्लेचर्स एंड इलेक्टेड बॉडीज टू हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन एवरी प्रोविंस विदाउट रिड्यूसिंग अ मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स इन अ प्रोविंस ऑफ अ माइनॉरिटी और इक्वालिटी। कहने का मतलब ये एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, राइट। वहां पर उन्होंने 1/3 पे प्रेशर डाला था या मेजॉरिटी पे प्रेशर डाला था। यहां पर 14 पॉइंट्स में उन्होंने एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन वर्ड का इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये कि जहां पर जैसी पॉपुलेशन हो वहां पर वैसा होना चाहिए। अगर जहां पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होनी चाहिए, जहां पर माइनॉरिटी में है वहां पर माइनॉरिटी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। दैट इज एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन द सर्विस एंड इन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। इंपीरियल सिविल सर्विसेज में मुस्लिम्स को अलग से जो है वो रिजर्वेशन होना चाहिए। उसके बाद 1/3 मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। इस पॉइंट पर अभी तक जो है वो मुस्लिम लीग अड़ी हुई थी। क्यों? अब मैं आपको बता रहा हूं, अंग्रेजों ने डर बैठाया हुआ है मुस्लिम लोगों के अंदर कि अगर हिंदू सरकार बन गई तो तुम्हारा जो है वो मार काट कर देंगे। क्या आजादी के बाद ऐसा हुआ? नेहरू की गवर्नमेंट रही, उसके बाद आज तक अगर आप बोलेंगे, अगर जो भी सरकारें रही हैं वो किस धर्म के लोगों द्वारा डोमिनेटेड है। अगर किसी भी सरकार ने क्या ये बोला कि हम हिंदू सरकार हैं? नहीं। भले ही हिंदू लोगों की डोमिनेशन से वो सरकार बनी है, लेकिन भारत के संविधान में हमारे प्रेम्बल में लिखा है ना कि सेक्युलर स्टेट है इंडिया, राइट। तो क्या मुस्लिम्स लोगों को मारा काटा गया? आजादी के बाद कुछ ऐसा हुआ? पार्टीशन के समय दोनों साइड हिंसा हुई, लेकिन क्या सरकार ने मतलब एज अ स्टेट की तरफ से ये एक्ट किया गया? या आज तक आप कहीं भी देख सकते हैं कि राज्य ने कभी पकड़कर जो है वो बड़ी संख्या में मुस्लिम लोगों को मारा हो? भारत में नहीं हुआ ऐसा, राइट। सो ये सब भ्रांतियां थी, मुस्लिम लोगों के मन में डर फैलाया हुआ था कि अगर जो है वो आप मतलब अलग नहीं होंगे तो ये तुम्हें मार देंगे, राइट। और मुस्लिम्स इस चीज को लेकर जो है वो अलग हो गए। और हिंदुओं में भी ये फैलाया गया कि जहां जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड जगह है वहां पर हिंदुओं को मार दिया जाएगा। देखो, क्योंकि वो तुमसे कट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, इसीलिए अलग हो रहे हैं ताकि तुम्हें मार दें। तो ये जो पोलैरिटी क्रिएट की गई अंग्रेजों ने, ये इसका असर आज तक है। ये पोलैरिटी की जो पॉलिटिक्स है जो अंग्रेजों ने खेली, इस पॉलिटिक्स को सभी खेलते आए। इसीलिए सभी पार्टीज ने जो है वो, और भारत के सभी जितने भी गवर्नमेंट जो बड़ी बड़ी शक्तियां रही, उन सब ने इस बेसिक पोलैरिटी का फायदा उठाने का कोशिश किया, क्योंकि बहुत आसान है इस बेसिक पोलैरिटी के बेसिस पर समाज को बांटना और वोट इकट्ठा करना। सोच के देखिएगा, अगर आपको मेरा ये पॉइंट जो है वो सोचने पर मजबूर करता है तो। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इन एनी कैबिनेट एट द सेंटर और इन प्रोविंस 1/3 टू बी मुस्लिम। यहां पर फिर से 1/3 की बात आ गई, ठीक है। हर एक कैबिनेट, चाहे वो सेंटर हो प्रोविंसेस की हो, उसमें 1/3 जो है वो मुस्लिम्स की क्या होनी चाहिए? पॉपुलेशन होनी चाहिए, या 1/3 जो है वो रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात जो है वो क्लियरली लिखी गई, कोई जॉइंट इलेक्टोरेट नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए। नो बिल और रेजोल्यूशन इन एनी लेजिस्लेचर टू बी पास्ड इफ 3/4 ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी कंसीडर सच अ बिल और रेजोल्यूशन टू बी अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। अगर 3/4 3/4 माइनॉरिटी कम्युनिटी, मान लीजिए 100 लोग हैं, उनमें से केवल 12 ही जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, दैट मीन्स माइनॉरिटी हो गई। उनमें से भी 3/4 यानी कि 3 लोग, सॉरी नॉट 3, लेकिन उन 12 में से अगर 9 लोग ये कहे कि ये हमारे हित में नहीं हो रहा है फैसला, तो वो फैसला नहीं लिया जाएगा, ठीक है। सो नो बिल और रेजोल्यूशन इन एनी लेजिस्लेचर वेदर इट इज सेंट्रल और प्रोविंशियल टू बी पास्ड इफ 3/4 ऑफ अ माइनॉरिटी कम्युनिटी कंसीडर सच अ बिल और रेजोल्यूशन टू बी अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, ठीक है। ये है 9th पॉइंट। 10th पॉइंट देखते हैं क्या बोलता है। एनी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन नॉट टू अफेक्ट द मुस्लिम मेजॉरिटी इन पंजाब।
बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। दैट मीन्स ये कि मान लीजिए अगर आप पंजाब में से सिख डोमिनेटेड पंजाब और मुस्लिम डोमिनेटेड पंजाब को बांट देते हैं, या सिंध में से अगर आप मुल्तान को अलग कर देते हैं जहां पर हिंदू की डोमिनेशन है, या उसके अलावा बंगाल में से अगर आप हिंदू डोमिनेटेड एरिया को अलग कर दें, तो इस तरह के टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन का मुस्लिम मेजॉरिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा सिंध को बंबई से सेपरेट किया जाए, सिंध को एक अलग जो है वो प्रोविंस बनाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बलूचिस्तान को अलग से जो है वो लेजिस्लेशन प्रोवाइड की जाए। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स, मुस्लिम के राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट किए जाएं, रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज के, बहुत जरूरी। ठीक है। अब ये थे 14 के 14 पॉइंट्स किसके, नेहरू के, सॉरी नॉट नेहरू बट जिन्ना के 14 पॉइंट। तो ध्यान रखने हमें इन सारे के सारे पॉइंट्स का। नेक्स्ट चीज देखिएगा आप, नेहरू की रिपोर्ट जो है वो अनसेटिस्फैक्टरी क्यों थी, राइट। सो पहला पॉइंट है, नॉट ओनली वर द मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एंड सिख कम्युनलिस्ट अनहैप्पी अबाउट द नेहरू रिपोर्ट। सो नेहरू रिपोर्ट से कौन कौन नाखुश थे, मुस्लिम तो थे ही, हिंदू महासभा भी नाखुश थी और सिख कम्युनिटी भी नाखुश थी। उसके अलावा कांग्रेस के जो यंगर लोग थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की जो इनकी लीड में जो जितने भी नेता थे कांग्रेस के, यंग नेता, वर ऑल्सो एंगर्ड। यंगर सेक्शन रिगार्डेड द आइडिया ऑफ डोमिनियन स्टेटस इन द रिपोर्ट एज अ स्टेप बैकवर्ड एंड द डेवलपमेंट्स एट द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस स्ट्रेंथन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द डोमिनियन स्टेटस आइडिया। सिंपल सी बात थी। अब एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की बात करी थी ना सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ने, तो गांधी जी ने भी यही बात पे जोर डाला था कि यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट बहुत मुश्किल से जो है वो क्रिएट हुआ है, डोमिनियन स्टेटस के लिए सभी माने हैं, हमें 2 साल का समय देना चाहिए सरकार को, प्रोबेशन और ग्रेस पीरियड कहा गया गांधी जी द्वारा उसे। ठीक है। उस पर यंग नेताओं ने बोला कि 2 साल नहीं मानेंगे हम, 1 साल करो, 1 साल के अंदर अंदर अगर वो बात करने को तैयार होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम सिविल डिसोबीडियंस शुरू करने की बात करेंगे और पूर्ण स्वराज हमारा क्या रहेगा, हमारा मोटो रहेगा पूर्ण स्वराज भारत के लिए। ये था यंग नेताओं का पॉइंट। डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते थे, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। अब यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस और कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बीच में डिफरेंस जो है वो अभी तक कुछ बच्चे मैं जानता हूं होगा उनको भी डाउट। डोमिनियन स्टेटस क्या है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि भारत का जो झंडा है वो भारतीयों का नहीं रहेगा, जो भारत की इंपीरियल सील है वो भारतीयों की नहीं रहेगी, वो अंग्रेजों की रहेगी। यानी कि भारत जो है वो अंग्रेजों का ही राज्य कहलाएगा। जो अंग्रेजी शासक है उसके नाम में आएगा एम्परर ऑफ इंडिया। भारत अंग्रेजों का डोमिनियन रहेगा, लेकिन भारत का जो प्रशासन है वो भारतीयों के हाथ में रहेगा। लेकिन भारत डोमिनियन किसका रहेगा? अंग्रेजों का। भारत एक राज्य किसका रहेगा? अंग्रेजों का, ब्रिटिश का। दिस इज डोमिनियन स्टेटस। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब भारतीय ही भारत के शासक हैं, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड थी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य सोशलिस्ट नेताओं की। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखिएगा, नेहरू एंड सुभाष बोस रिजेक्टेड द कांग्रेस मॉडिफाइड गोल एंड जॉइंटली सेट अप द न्यू इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने न्यू इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो है वो एस्टेब्लिश की गई। ठीक है। और इसकी डिमांड क्या थी? कंप्लीट एंड टोटल इंडिपेंडेंस। इसके बाद के जो 2 कांग्रेस के सेशन है 1928 1929, उसके बारे में आपको बताना, जैसे कि मैंने बोला था कमेंट में, कहाँ हुए, प्रिसाइड किसने किया। और पिछले उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है जिसमें मैंने आपको दिखाया है, समझाया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे आया, राइट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोनों लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो देखिएगा जरूर। यही कहानी, बीच के टॉपिक आ गया आपका ये साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट और 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। ठीक है। सो आज के सेशन को मैं यहां पर कंक्लूड करता हूं। आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा साइमन कमीशन क्या है, साइमन कमीशन की पूरी रिपोर्ट देखी। फिर हमने देखा कि जो नेहरू रिपोर्ट है उसके क्या रिकमेंडेशंस थे। फिर हमने देखा कि अंबेडकर जी के क्या रिकमेंडेशंस थे। फिर हमने समझने की कोशिश करी कि जो मुस्लिम लीग है उनकी क्या रिकमेंडेशंस थी। और इन्हीं सारी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे हमने एक छोटा सा बेस जो है वो क्रिएट किया कि हमारा संविधान जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस दे इन सारे पॉइंट से। इतिहास हम फॉर द सेक ऑफ लर्निंग एंड ऑक्यूपाई और मतलब एक्वायरिंग दिस होल नॉलेज और फैक्ट्स इकट्ठा करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हमें कनेक्ट करते हुए चलना है। मैंने आपको बोला ना, पॉलिटी से हिस्ट्री को जोड़ना है। आपको देखना है कि हमारे संविधान
हमारा संविधान का जो मतलब स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, या हमारे संविधान में जो आर्टिकल्स ऐड हुए हैं, इन सब घटनाओं का क्या इंपैक्ट है उस पर। तो अगर आपने मेरे पिछले सेशंस नहीं देखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला 1773 से 1857 और फिर 1853 और फिर 1858 से लेकर 1947, उन सारे पॉइंट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आएगी। प्लस ब्रिटिश रूल के अंडर क्या क्या घटनाएं घटी, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या उन्होंने फैसले लिए, किस तरह सिविल सर्विसेज को, पुलिस को डेवलप किया, उन सारे सीरीज को कनेक्ट करते जाओ। यही पॉइंट्स आपको घुमा फिरा के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इन्हीं लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ो, कॉन्सेप्ट तैयार करो और फिर एनसीईआरटी से नोट्स तैयार करो, ठीक है। और मेंस के लिए जो है वो आपको यही लेक्चर्स बेस क्रिएट करेंगे। और मेंस में प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग कैसे होती है, धीरे धीरे मैं मैंने आपको बोला ना, दीज आर ऑल फाउंडेशनल सेशंस, ये सब फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं मैं आपकी। धीरे धीरे मैं आपका लेवल बढ़ाता जाऊंगा। अभी तो एक या मैक्सिमम 2 किताबों से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, राइट। कहानी जो है वो धीरे धीरे मैं एक्सपेंड करूंगा। जो बड़े बल्क की किताबें हैं उन किताबों को लेकर आऊंगा मैं आपके सामने, वर्ड बाय वर्ड जो है वो हम समझेंगे उन सारे टॉपिक्स को, ठीक है। सो हैविंग सेड दैट, आज के टॉपिक को मैं कंक्लूड करता हूं। आई होप आपको पढ़ने में मजा आया होगा, मुझे तो बहुत मजा आता है आप लोगों को पढ़ाने में, राइट। सो आज के सेशन में अंत में मैं बोलना चाहूंगा फिर से सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स को कि अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो लिंक उनको पता है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उस लिंक को टैप कीजिए, इंस्टॉल कीजिए स्टडी आईक्यू की लर्निंग एप्लीकेशन को, और उस कोर्स को देखिए। वो कोर्स आपको कितने सारे लेक्चर्स अवेलेबल करवा रहा है और कितने किफायती दामों पर। सो मेक श्योर यू एक्सप्लॉइट दैट रेट्स, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए केवल इतना ही। मेरा नाम है विशाल चौहान, मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।